हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। अल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर आज हमें किसी भी हालत में ख़त्म करना है और इतना एक्सेलेंट लेवल पर ख़त्म करना है कि क्वेश्चन अगर आ जाए तो बस उसको देखते ही हमें सॉल्व करते आना चाहिए। गॉट इट। और देखो बच्चों, ये पूरा अल्टरनेटिंग करंट जो है वो एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर ही कोरिलेट करेगा और थोड़े वेक्टर से रिलेटेड रूल्स अगर आपको पता हो तो आप इजीली ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल वे में इसको समझते हैं। तो सबसे पहले इस साइन वेव को समझ लेते हैं कि अगर देखिए इसके पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने जनरेटर का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी आया था, जो वोल्टेज से रिलेटेड था। दैट वाज E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी आया था। ये इट वाज रिलेटेड टू EMF, वेरिंग EMF, उसी को ये रिलेट कर रहा है अभी। सिर्फ यहां पर मैंने दिखाया I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो पहले कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स को समझ लीजिए। क्या होगा, जैसे ऐसा ही कोई इक्वेशन आता है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आपको ये चीज समझनी है, यहां जो I नॉट है दैट I नॉट that I naught representing peak current, peak value of current, actually peak value of current। तो देखो यहां जो वेव जा रही है, यहां पर जो मैक्सिमम तक आ पा रही है दैट इज पीक करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट। और यहां जब नीचे जा रहा है, यस दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो करंट I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी में आई नॉट जो है दैट इज रिलेटिंग टू पीक वैल्यू ऑफ करंट। I जो है वो इंस्टेंटेनियस, उस स्पेसिफिक टाइम पर जो करंट मिल रहा है, क्योंकि ये तो वेरिएशन हो रहा है इसमें, तो लेकिन वेरिएशन करते समय यहाँ पर देखिए मैक्सिमम तक आता है और फिर मैक्सिमम टू अदर साइड भी चला जाता है, दैट इज पीक वैल्यू ऑफ करंट। और ये हो गया इंस्टेंटेनियस। साइन और ओमेगा टी, तो पूरा ओमेगा जो है एंगुलर फ्रिक्वेंसी आपने अभी तक पढ़ा है, ओमेगा 2 पाई फ्रिक्वेंसी होता है, ट्वाइस पाई बाय टाइम पीरियड होता है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है। और जो ओमेगा टी एज ए कंप्लीट है उसको हम लोग फेज यहाँ पर फिलहाल बोल सकते हैं। अच्छा, इसी इक्वेशन को आगे चलकर हमें कुछ ऐसे देखने वाला है, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव या I इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। दोनों भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो सेम ही चीज रिप्रेजेंट करने वाले हैं, सिर्फ उनकी शुरुआत कैसी हुई थी वो थोड़ा चेंज होने वाला है। इसमें जो ये फाइव वैल्यू डाला है अभी के लिए दैट इज इनिशियल फेज। इनिशियल का मतलब जब आप टाइम की वैल्यू 0 रख देते हो तो साइन फिर फा ही बचेगा। तो ये इनिशियल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि शुरुआत किस एंगल से हुई है या शुरुआत में ये वेव किस तरीके से दिखती थी। तो पहला स्लाइड तो बच्चों क्लियर हो गया होगा, ये आने वाला है रिपीटेशन में कई बार। अभी दूसरा देखो, मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू। आपको मैंने पहले जो पढ़ा है अभी आई नॉट पीक वैल्यू ऑफ करंट, दूसरा आई जो है इंस्टेंटेनियस उस पर्टिकुलर मोमेंट पर, तीसरी जो चीज है वो एवरेज से रिलेटेड है। एवरेज या फिर उसी को कहा जाता है मीन, एवरेज को ही कहा जाता है मीन। तो ओवर वन कंप्लीट साइकिल अगर आप करते हो तो पूरी वन साइकिल का एरिया अगर आप देखोगे तो ये एरिया पॉजिटिव होगा, ये साइड का एरिया निगेटिव होने वाला है। तो जो अगर इस एरिया को इस एरिया के साथ जोड़ दिया जाए तो भाई 0 आने वाला है। तो आपको एवरेज अगर पूछा जाए ओवर वन कंप्लीट साइकिल, सो योर आंसर मस्ट बी 0। लेकिन सवाल क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू में कभी भी एवरेज जो है ओवर वन साइकिल नहीं पूछा जाता है। तो जो पूछने का तरीका होता है, ओवर हाफ साइकिल पूछा जाए तो मेंशन किया जाएगा ओवर हाफ साइकिल। अगर ओवर कंप्लीट साइकिल अगर बात करें तो बताया जाएगा कि भाई ओवर कंप्लीट साइकिल आपको निकालना है, तो आंसर 0 आ गया। ओवर हाफ साइकिल के लिए क्या, तो ये जो पूरा के पूरा साइकिल है, हाफ का मतलब या तो ये हाफ या फिर ये हाफ। गॉट इट। यहां पर देख लीजिए, इसमें दो चीजें हैं। अभी देखो कोई भी वेव अगर बात करें तो देखिए इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ ओमेगा टी, इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब रिप्रेजेंटेशन के अलग अलग तरीके हैं जो ऑसिलेशन में, वेव मोशन में हमने पढ़ ली है। अभी इस बात को समझो, यहां से शुरुआत हुई है तो यहां से यहां तक अगर लिमिट डालता हूं तो 0 से लेकर हाफ टाइम तक जा रहा है। अगर मैं दूसरा लिमिट डालूं तो t/2 से t तक ये भी हाफ जा रहा है। ये लिमिट इंपॉर्टेंट है। तो देखो पहले हाफ टाइम के लिए अगर एवरेज निकालते हो तो दैट इज 2I0/π, ये इंटीग्रेशन से निकलता है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो 2I0/π की वैल्यू लर्न कर लो।
अगर 2 डिवाइडेड बाय पाई की जगह पर 0.637, इसको याद कर लो भाई। आई नॉट क्या था, रिवाइज कर लो, आई नॉट क्या था, पीक वैल्यू। आई नॉट क्या था, पीक वैल्यू ऑफ करंट। गॉट इट? आई नॉट क्या था, पीक वैल्यू ऑफ करंट। वेरी गुड, आई नॉट वॉज अ पीक वैल्यू ऑफ करंट, राइट? यू आर गेटिंग दिस, वेरी गुड। फिर आगे यहां से यहां अगर करना है तो ये सिर्फ माइनस साइन जोड़ दिया जाएगा, -2 आई नॉट बाय पाई। आई नॉट को वैसे रखना है 0.637 विथ माइनस साइन। बच्चों ये बहुत बढ़िया हो चुका है। और जो बच्चे अभी भी जेई और नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं एडिशनल यहाँ पर कॉन्सेप्ट डलवा देता हूँ। वो ऐसे है कि अगर लिमिट को ओके थोड़ा कैमरा बीच में बंद हो रहा था। अगर लिमिट को मैंने चेंज करवा दिया, अरे ओके अगर लिमिट को मैंने चेंज करवा दिया t/4 से लेकर 3t/4 तक, लिमिट चेंज करवा दिया, लेकिन हाफ ही वेवलेंथ आ रहा है। कैसे हाफ वेवलेंथ आ रहा है? देखो, हाफ वेवलेंथ के लिए टाइम जो होता है वो t/2 डिफरेंस में आना चाहिए। तो यहाँ देखो 0 to t/2 आ गया, t-t/2 ये भी हाफ ही हो गया। यहाँ अगर बात करें तो देखिए 3t/4 और t/4, 3t/4 माइनस t/4 दैट इज 2t/4 मतलब t/2। हाँ, इसे भी हम लोग हाफ कह सकते हैं। विदाउट इंटीग्रेशन आपको पता चलेगा ये एरिया पॉजिटिव और ये एरिया निगेटिव, इनका एडिशन हो गया 0। तो भाई एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर हाफ साइकिल भी 0 मिल सकती है। ये उन बच्चों के लिए जो एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि फॉर JEE और नीट के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो उन बच्चों के लिए। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको फिक्स है। तो बच्चों जो CET के लिए प्रिपरेशन चल रहा है उसमें ये तीन ही चीजें इंपॉर्टेंट है। एवरेज ओवर फुल साइकिल 0, ओवर हाफ साइकिल पॉजिटिव 2 आई नॉट बाय पाई, या फिर निगेटिव -2 आई नॉट बाय पाई। और 2 बाय पाई की जगह पर 0.637 आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि एग्जाम में कहा आप लोग क्या दिक्कत आ रही है यार। होपफुली अभी ये बंद नहीं पड़ेगा। चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ये बच्चों याद कर लो, याद कर लो, आगे बढ़ते हैं। होता है कभी कभी ऐसा, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ जाता है। RMS वैल्यू, अभी देखो मैंने पहले पीक वैल्यू बता दिया, इंस्टेंटेनियस बता दिया, एवरेज बता दिया, अभी RMS सबसे जो ज़्यादा काम पड़ने वाला है ना, ये होने वाला है। यस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये एक्चुअली इफेक्टिव वैल्यू होती है जो हमें एक्चुअल में यूज़ करना है। इससे आगे इट इज़ कैलकुलेटेड कंपल्सरी ओवर 1 साइकिल, और RMS में आपको पता है रूट मीन स्क्वायर आ रहा है। तो जब स्क्वायर आता है ना तो वो डायरेक्शन से डिपेंडेबिलिटी जो होता है वो निकाल देता है। तो आपने ये ऑलरेडी एक बोर्ड में कर लिया होगा, IRMS इज I नॉट बाई √2। यस बच्चों, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट ऑन विच डिवाइस वर्क्स और इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये जो छोटा सा स्टेटमेंट मैंने डाला, ये गेम चेंजर स्टेटमेंट है। यही स्टेटमेंट पूरा गेम चेंज करने वाला है। जब भी आपको बताया जाए कि करंट थ्रू इंस्ट्रूमेंट, करंट थ्रू सर्किट इज और ए डिवाइस ऑपरेट्स एट, जब ऐसे बताया जाए और कोई बोल रहा है आपको कि ये डिवाइस जो है ये 300 वोल्ट पर काम कर रहा है, 300 वोल्ट पर काम कर रहा है, तो भाई 300 वोल्ट पर काम कर रहा है, आपने पट से क्लिक करना चाहिए। ये किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट ने मेजर करके बताया होगा, तो भाई ये RMS वैल्यू है। कोई अगर बोल दे कि थ्रू द सर्किट करंट इज 10 एम्पियर, अच्छा लेकिन बात समझो, ये AC सर्किट से ही रिलेटेड बात कर रहे हैं। सो मान लीजिए किसी AC सर्किट से 10 एम्पियर करंट जा रहा है, तो आपको 10 एम्पियर किसी ने बता दिया, इसका मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर किया होगा। तो 10 एम्पियर इज एन RMS वैल्यू। तो जो इंस्ट्रूमेंट मेजर करके आपको बताता है वैल्यू, दैट इज RMS वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू। ठीक है,
मीन स्क्वायर अगर बताया जाए तो इसका ही स्क्वायर करा दो और आई नॉट स्क्वायर बाय 2 डलवा दो, ठीक है। मीन स्क्वायर को इस तरीके से दिखाते भाई, ये तो स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है आगे चलकर। वैसे ही वोल्टेज को जैसे हम लोग या फिर V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी या E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी ऐसे हो, तो इस पर भी देखो क्या किया, एवरेज ओवर कंप्लीट साइकिल 0 करवा दिया, एवरेज ओवर हाफ साइकिल 2 वी नॉट बाय पाई आ गया, वही चीज़ आ रही है, गॉट इट। और आरएमएस वैल्यू वी नॉट बाय रूट 2 आ गई है। वी नॉट कौन है बच्चों, ये है पीक वोल्टेज और पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ डाल देता हूं मैं, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, ठीक है। और ये साइन ओमेगा टी तो है ही है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन बताया, इन्होंने यहाँ क्वेश्चन दिया है, इन एन एसी सर्किट आई इज 100 साइन ओमेगा टी, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द करंट टू अचीव इट्स पीक वैल्यू विल बी। कोई बात नहीं, देखो यहाँ से यहाँ तक, फिर देखो आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ से 0 टू टोटल टी हो गया, ये 0 टू हाफ टाइम हो गया, और 0 से लेकर मान लीजिए पीक तक पहुँचना है, यहाँ तक पहुँचना है, तो T/4 है। तो अभी टाइम की इंफॉर्मेशन कहाँ मिलती है, तो भाई देखो यहाँ पर जो 200 पाई है ना, तो उसको कहा जाता है ओमेगा, ये 200 पाई जो होता है ये ओमेगा, बट वी नो दैट 200 ओमेगा इज 2 पाई बाय कैपिटल टी होता है। तो यहाँ कैपिटल टी कैन भी, देखो पाई पाई कैंसिल करवा लिया, 100 तो 1 डिवाइडेड बाय 100 यहाँ पर बनने वाला है, ठीक है। ये टाइम पीरियड हो गया, टोटल टाइम हो गया, बट स्मॉल टी इज इक्वल टू, जो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसको मैं स्मॉल टी कह दूंगा, स्मॉल टी इज कैपिटल टी डिवाइडेड बाय 4, तो कैपिटल टी 1/100 है और उसको नीचे मल्टीप्लाई बाय 4, सो 1/400 ये आपका आंसर मिल चुका है, ठीक है। तो जिस बच्चे का सुपर पोजिशन ऑफ है, जिसका ऑसिलेशन ये सारा क्लियर है, तो वो तो वैसे भी इसको सॉल्व कर पाएगा। उसके बाद में ये मैं एक्स्ट्रा यहाँ पर कवर किया हूँ, ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो मोस्टली मैं बात करूँ तो जेई और नीट के बच्चों ने ही फोकस करना है, तो बीच में ही मुझे जेई और नीट का एडिशनल क्यों डाला है मैंने, तो वैसे ही यहाँ पर डाल दिया क्योंकि आसान तरीका था। समझ लो, अगर कोई ऐसी वैल्यू दी जाए आई इक्वल टू 5 प्लस 2 साइन ओमेगा टी, तो इसमें सवाल पूछा जाता है एवरेज वैल्यू का और आरएमएस वैल्यू का, तो मैंने शॉर्टकट यहाँ पर दिया, शॉर्टकट को समझ लो। जब एवरेज पूछा जाए तो भाई 5 का एवरेज लिख लो कितना है, तो 5 का एवरेज 5 होता है। और आपको दो चीज़ें नोट डाउन करनी है, अगर जब भी साइन का एवरेज निकलता है ओवर कंप्लीट साइकिल, जब भी साइन का एवरेज निकलेगा कंप्लीट साइकिल पर, तो उसका आंसर देना है बच्चों 0। तो इसमें अगर देखेंगे एवरेज वैल्यू 5 का तो 5 रह गया, लेकिन साइन का एवरेज 0 आ चुका है, जो इसके पहले भी देखा है, तो टोटल आंसर मिल गया है आई एवरेज इज, ये आ गया 5, गॉट इट। तो ऐसे होता था 5 प्लस 2 इंटू 0, सो आई एवरेज वुड बी नाउ 5 ओनली, कुछ इस तरीके से आता था। अब जब आरएमएस निकालना है तो मैंने एक टेक्निक क्या दी है, जो आपको वैल्यू दी है उसका पहले स्क्वायर करवा लो। जैसे अगर ये है a और ये है b, तो a और b, a प्लस b का स्क्वायर करवा के देखो, तो a स्क्वायर की जगह पर देखो 5 का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर अगर करते हैं तो 2 इंटू साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, 4 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और फिर ट्वाइस ए बी यहाँ पर डाल दिया है, ट्वाइस ए बी यहाँ पर डाल दिया है। तो अभी इसमें करना क्या है, आपको आई स्क्वायर निकाल लिया है, तो अभी इसका एवरेज ढूंढो। एवरेज मतलब अभी जैसे यहाँ पर टेक्निक बताया था, तो साइन का एवरेज 0 हो जाता है, तो साइन का एवरेज देखो यहाँ पर 0 हो गया, इसको कट डाउन कर लो। लेकिन साइन स्क्वायर का एवरेज अगर आप सॉल्व करते हो तो ये 1/2 लिखो साइन स्क्वायर की जगह पर, साइन का एवरेज 0, या फिर कॉस ओमेगा टी का भी एवरेज अगर बात करें तो 0, लेकिन कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का अगर एवरेज आप निकालोगे तो 1/2 निकालना पड़ेगा। देखिए ये रफ कैलकुलेशन शॉर्टकट के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो जहां साइन ओमेगा टी दिखे 0 डाल दो, और जहां साइन स्क्वायर ओमेगा टी दिखे वहां पर 1/2 डाल दो, या फिर कॉस स्क्वायर 1/2 की जगह, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पर 1/2 डाल दो, ठीक है। तो भाई लास्ट में 25 इसकी जगह पर 0 आ गया, और ये 4 था वैसे ही, लेकिन साइन स्क्वायर की वजह से यहाँ 1/2 आ गया। तो जो रिजल्ट मिला ये आई स्क्वायर का मिला, तो आई स्क्वायर आई आर एम एस को इसमें स्क्वायर रूट में डालवा दो, आई आर एम एस इज रूट ऑफ दैट वैल्यू, है ना। आई स्क्वायर था, रूट में सिर्फ डालना है, तो रूट में डालने के बाद जो रिजल्ट मिल चुका है वो यहाँ पर दे दिया है। समझ में आ रही है बात। चलो ये एडिशनल हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये अभी हमारे काम का यहाँ से आगे एक एक डायग्राम को समझ लो, क्योंकि एक एक डायग्राम पर ही आपका जो है
सवाल बनने वाला है। तो अभी करना क्या देख लो। सर्किट में जब मैं प्योर रजिस्टर लेता हूं, एसी सर्किट में प्योर रजिस्टर लेते हैं तो देखो क्या होता है, उस सर्किट में सर्किट को एसी वोल्टेज अप्लाई कर दिया गया है ना, एसी सर्किट है। तो एसी सर्किट में यहां मान लीजिए E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये अप्लाइड वोल्टेज है। चलो ये आ चुका है, ये ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है, इसीलिए मैं यहां पर डायरेक्टली मैंने आपके सामने टेबल डाल दिया। तो भाई सीधे सीधे फोकस करो कुछ चीज़ों पर। किस पर फोकस करना है, तो इस ग्राफ पर, इस पहले एक फेजर डायग्राम पर सिर्फ फोकस करो, सिर्फ इस पर फोकस करो, कोई और नहीं, सिर्फ इस पर फोकस करो। जब मैं इक्वेशन लिखता हूं E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये ई नॉट को उठा के मैंने वेक्टर में कन्वर्ट करा दिया, जिसको कहा जाता है फेजर, जो कि होता है रोटेटिंग वेक्टर। तो ई नॉट डाल दिया। अभी देखो क्या होता है, करंट इज वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, I इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय आर होता है, क्योंकि यहां पर रजिस्टर है। E की जगह पर ई नॉट साइन ओमेगा टी आता, डिवाइडेड बाय आर। ई नॉट डिवाइडेड बाय आर कैन बी आई नॉट, और ये साइन ओमेगा टी। गॉट इट? सो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन मिल चुका है। तो बच्चों देखो यही आ गया। अब इस दोनों के पास साइन ओमेगा टी है, तो आपको ई नॉट और आई नॉट को दोनों को एक ही लाइन पे लाना है, और यहां पर मैंने ओमेगा टी बता दिया। इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि करंट और वोल्टेज जो है वो एक साथ ही बढ़ेंगे, एक साथ ही घटेंगे। जैसा भी हो रहा है इन दोनों का सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में अगर बात करें तो यस, ई नॉट और आई नॉट दोनों एक ही लाइन पर मिलेंगे, तो इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा ये जीरो हो जाएगा। उसके बाद में अगर एवरेज पावर पूछा जाए तो भाई आरएमएस वैल्यू की टर्म में दिया जाता है ई आरएमएस, आई आरएमएस। लेकिन अभी आपको पता है E RMS can also be written as E naught by root 2. I RMS can be written as I naught by root 2. So can we say E naught I naught divided by 2 लिख सकते हैं। आपके पास डायरेक्ट इक्वेशन दिया जाता है और इस इक्वेशन से आपको एवरेज पावर से रिलेटेड सम पूछा जाता है। तो अगर RMS की टर्म में है तो वैसे दे दो, या फिर ओवरऑल पीक वैल्यू की टर्म में तो वैसे दे दो। उसके बाद में ये पावर फैक्टर वाली चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखो कॉस, तो जो आपको ये फाई वैल्यू मिल चुका है ना कॉस, तो यहाँ पर मैं फाई डाल देता हूँ। कॉस फाई पावर फैक्टर, जो फाई होता है ईएमएफ और करंट के बीच का जो फेज होता है, देखो ओमेगा टी नहीं, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल जीरो है, तो कॉस फाई क्योंकि जीरो है तो कॉस 0 1 हो जाएगा। तो यहाँ पावर फैक्टर का मतलब कॉस की कैलकुलेटेड वैल्यू होता है। पावर फैक्टर मतलब फाई नहीं है, कॉस के अंदर रखने के बाद जो नंबर मिलने वाला है दैट इज आपका पावर फैक्टर। ये पावर फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। फिर देखिए R इक्वल टू ई बाई आई, ई नॉट बाई आई नॉट कर सकते हैं आप, या फिर ई आर एम एस बाई आर एम एस। तो सॉल्विंग के लिए भाई आपके पास ढेर सारी चीज़ें यहाँ पर है। अभी कन्फ्यूजन ना हो, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है, पीक वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस है, एवरेज है और आर एम एस है, ये चार यहाँ पर है। आपको ये चीज़ समझनी है कि कहाँ पर किसका इस्तेमाल करना होता है। तो पहले ये चार्ट लर्न कर लो। उसके बाद में जब हम लोग इंडक्टर का इस्तेमाल करने वाले हैं, प्योर इंडक्टर का, तो इंडक्टर के हिसाब से देखो जो आपका डेरिवेशन ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है, तो मेरा सजेशन ये होगा आप इस फेजर डायग्राम पर फोकस करो। तो ई नॉट को फिक्स करा दिया, और ई नॉट को फिक्स कराने के बाद में देखो ये जो लाइन होती है, ये लाइन देखो यहाँ से सब काउंटिंग चलता है। इस काउंटिंग से मतलब इस साइड में प्लस होता है और इस साइड में माइनस हम लोग लेते हैं। देखो एंगल आपने स्कूल में किया होगा, तो इससे रिलेटेड जब ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव एंगल आता है, लेकिन नीचे जाते हैं तो हम लोग निगेटिव एंगल लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इसको निकाल देता हूँ मैं। तो एवरीथिंग इज काउंटेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ई नॉट को ऊपर दिखा दिया, तो ई नॉट का एक बेस रिलेशन मैंने ले लिया है। बट द थिंग इज दैट इंडक्टर में ऐसा देखा गया है कि जो करंट है दैट करंट लैग्स, तो करंट पीछे होता है। कितने से पीछे होता है, तो टोटल π/2 से। तो इक्वेशन में सिर्फ आपको एक चीज करनी है, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2 यहाँ पर डालना है। आर यू गेटिंग दिस? माइनस π/2 डालना है। मतलब क्या है, ई नॉट से आपको करंट तक पहुंचना है तो पीछे आना पड़ेगा π/2 से। ई नॉट से आपको पीछे आना पड़ेगा π/2 से। तो यहाँ इन दोनों के बीच में अगर देखें तो फेज डिफरेंस π/2 है। अभी लीड और लैग के बारे में बात करते हैं। तो भाई इसको हमने यहाँ पर फिक्स करवा दिया था। तो अगर मुझे यहाँ से करंट के और जाना है तो मुझे पीछे आना पड़ेगा।
देखो रोटेशन इस तरीके से चल रहा है, ये रोटेशन का सेंस है, लेकिन मुझे ईएमएफ से अगर करंट तक पहुंचना हो तो मुझे ऐसा उल्टा आना पड़ेगा, मतलब π/2 से पीछे आना पड़ेगा। तो देखो क्या होगा, लीड कौन कर रहा है, ईएमएफ लीड कर रहा है, और ईएमएफ लीड कर रहा है मतलब करंट क्या हो रहा है, लैग हो रहा है। तो आप ऐसा स्टेटमेंट लिख सकते हो, देखो ईएमएफ लीड करंट बाय π/2, या फिर यहाँ देखो ईएमएफ लीड करंट है, मतलब यहाँ से ईएमएफ से अगर करंट की ओर जाऊँ तो मुझे पीछे जाना पड़ेगा, सो डेफिनेटली करंट पीछे है, तो कैन यू से करंट लैग, यस करंट लैग ईएमएफ बाय π/2। तो भाई आपको ये डायग्राम पर फोकस करना है, ये लर्न मत करो लीड लैग को, आप इस डायग्राम पर फोकस करो और ये सोचो कि भाई इस लाइन को क्रॉस इसने कर दिया है रोटेशन करते समय, तो ये पहला बंदा है जो रोटेशन में आगे चला गया, तो ये लीड कर रहा है, तो डेफिनेटली ये लीड कर रहा है, तो करंट भाई लैग कर रहा है, ये तो आप वैसे भी दिखा सकते हो, और दोनों के बीच का एंगल है π/2। उसके बाद में एवरेज पावर डिसिपेशन आप 0 डलवा दो इसमें, और पावर फैक्टर जो होता है, क्योंकि π/2 की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, π/2 की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो भाई देखो कॉस की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो पावर फैक्टर इसका 0 है। उसके अलावा इंडक्टर का एक रिएक्टेंस आता है जो हमें यहाँ पर कहता है XL इज इक्वल टू ओमेगा एल, ये बहुत काम की चीज़ होने वाली है, ये बहुत काम की चीज़ है। XL इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा की जगह पर 2π फ्रीक्वेंसी, L वॉज इट सेल्फ इंडक्टेंस, सो XL ये क्या होता है बच्चों, रिएक्टेंस होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस मतलब एक तरीके से अपोजिशन होता है, और अपोजिशन जो होगा गॉट इट, अपोजिशन जो होगा ये इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहा जाएगा। इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, तो आपका एक ग्राफ का भी सवाल यहाँ पर तैयार हो रहा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है। जैसा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा ये और अपोज करने वाला है, जैसा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा ये और अपोज करने वाला है। आर यू गेटिंग दिस? फिर देखो जैसे रजिस्टर हमने फॉलो किया था बस उसी तरीके से इसका यूनिट भी कर लिया, R इक्वल टू वोल्टेज डिवाइड बाय करंट जो था, E बाय आई, ई नॉट बाय आई नॉट, ERMS बाय आई नॉट, क्योंकि रेशो है। और देखो सबसे प्यारी चीज़ यहाँ पर जो आ रही नहीं ये है, क्योंकि इस पर सवाल अगर बन गया तो भाई लाइव बन जाएगी। क्या हो गया, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी हम 0 लेते हैं तो वो DC सोर्स होता है, जो DC मतलब क्या बच्चों, ये DC सोर्स, और ये जो होता है ये AC बताया जाता है। तो DC बेचारा सादा होता है ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट को भेजता है, जिस डायरेक्शन में सेल का पोलैरिटी मेंशन कर दिया एक बार तो वो बस करंट का फ्लो होता है, इसमें वेरिएशन नहीं होता है, फ्लक्चुएशन नहीं होता है। तो फ्रीक्वेंसी उसका 0 DC का, तो जैसे फ्रीक्वेंसी 0 आ गया इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 आ गया। भाई देखो जितना हो सके उतना समराइज किया है, एक एक चीज पर नोट डाउन करना है, फोकस करना है, आपका सवाल का जवाब तो आपको मिलने वाला है इसमें। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये ग्राफ था बच्चों। उसके बाद में देखो यहाँ पर क्या दिया है, अभी देखो ये सवाल कैसे बन रहा है, द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ ए कॉइल XL, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इफ द इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इज ट्रिपल्ड, इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इज ट्रिपल्ड, इंडक्टेंस का मतलब क्या हो रहा है बच्चों, इंडक्टेंस का मतलब क्या हो रहा है ना, इंडक्टेंस इज ट्रिपल्ड, ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सप्लाई इज डबल्ड, देन न्यू इंडक्टिव रिएक्टेंस इज। तो इंडक्टेंस का मतलब यहाँ पर जो था वो L वैल्यू थी, तो पहले बात करता हूँ, XL इक्वल टू ट्वाइस पाई FL, ये हो गया पहला पार्ट, XL डैश रिएक्टेंस ट्वाइस पाई। देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या किया है, फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, ठीक है, फ्रीक्वेंसी नया फ्रीक्वेंसी डाल दिया, और इफ द इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इज ट्रिपल्ड तो L की जगह पर 3L डलवा दिया, तो 3 2 6 करवा देता हूँ, और बाकी की 2 पाई FL वैसे ही लिख देता हूँ, तो 6 आ गया बच्चों यहाँ पर, गॉट इट। और ये 2 पाई FL की जगह पर XL करवा दिया, तो XL डैश इक्वल टू 6 XL। इतना आसान सारी चीज़ें हैं, इतना आसान ये चैप्टर है, ओके। उसके बाद प्योर कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर, तो प्योर कैपेसिटर में क्या किया, देखो कैपेसिटर और यहाँ पर ये जो है AC, इसकी भी मैं बोलूँ आपको तो फेजर डायग्राम फोकस करना, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, पूरा के पूरा जो होगा इसी पर चलने वाला है। तो देखो क्या है, देखो EMF को मैंने वैसे ही रख दिया है E0। अगर आप देखो इसमें आपने देखो ये एग्जाम में कर लिया ऑलरेडी, आपने बोर्ड के हिसाब से प्रिपरेशन कर लिया है, तो अभी उस पर ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है। तो E0 जो था वैसे ही E0 है, और देखो
करंट के लिए पहुंचना अगर मुझे है, अगर मुझे करंट तक पहुंचना है, करंट की ग्राफ देखो यहां पर आएगा, करंट का फेजर यहां पर आ रहा है, देखो दोनों ऐसे रोटेट हो रहे हैं, तो रोटेशन में पहला नंबर करंट लगवा लिया। तो भाई करंट जो है ईएमएफ से π/2 से π/2 फेज से आगे बढ़ रहा है। तो पहले तो ईएमएफ का जो होगा इक्वेशन मैंने लिख लिया, और करंट तक मुझे अगर ईएमएफ से पहुंचना हो तो मुझे प्लस π/2 करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मतलब क्या है, यहां पर करंट जो है ईएमएफ से क्या हो रहा है, लीड हो रहा है। लीड वाली कॉन्सेप्ट समझ रही है। लेकिन अगर मुझे करंट से ईएमएफ तक पहुंचना हो तो मुझे उल्टा आना पड़ेगा, दैट इज ईएमएफ लैग करंट बाय π/2। कोई एक ही चीज पर फोकस करो, लीड लैग में दोनों लर्न तो बिल्कुल नहीं करना है। मैं बोल रहा हूं भाई ये एक ही ग्राफ आपको सारे सवालों के जवाब दे सकता है, तो अभी इस पर फोकस करो। ये जो है E0 और ये है I0, इनके बीच का एंगल 90 है। तो रोटेशन करते समय E0 से हमें अगर बढ़ना है, सबसे E0 से ही सारा कैलकुलेशन शुरू करो। E0 से जैसे आगे बढ़ना है तो करंट तक पहुंचने के लिए मुझे π/2 से आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, तो π/2 यहां पर आ गया है लीड वाला कॉन्सेप्ट। तो करंट लीड कर रहा है भाई। एवरेज पावर डिसिपेशन इसमें भी 0 डलवा दो, और कॉस फाई की वैल्यू 0 डलवा दो, क्योंकि यहां पर फाई जो है करंट और ईएमएफ के बीच में एंगल आ रहा है π/2, इसी वजह से ये कॉस फाई की वैल्यू 0 हो चुकी है। ओके, उसके बाद में कैपेसिटिव रिएक्टर जो होता है वो 1/ωc होता है, ω2πf होता है। तो ये वैल्यू आ गई, मतलब इंडक्ट कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। इन्वर्स होने की वजह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यहाँ पर आ गया। तो जैसे ही आपको पता चलेगा जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ये कैपेसिटर का अपोजिशन कम 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 हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि डीसी अगर लूम है तो डीसी का फ्रीक्वेंसी 0 है, अगर 0 है तो भाई देखो एक्सी की वैल्यू मिल चुकी है इन्फिनिटी, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज इन्फिनिटी। जैसे आपने इंडक्टेंस में पढ़ा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस में पढ़ा है, फ्रीक्वेंसी 0 तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बेचारा 0 था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अपोज कर रहा है, मतलब ये डीसी को कैपेसिटर बहुत ज़्यादा अपोज कर देता है। और बाद में ये तो है, देखो आर की जगह ही रिप्लेसमेंट दे रहा है, रेजिस्टेंस की जगह पर ही रिप्लेसमेंट दे रहा है। E/I आ गया, E0/I0, ERMS/RMS, गॉट इट। इतना सिंपल हो गया बच्चों। अभी देखो इस पर सवाल देखो क्या क्या है। अभी इसमें क्या हो रहा है, व्हेन AC सोर्स इज कनेक्टेड अक्रॉस प्योर कैपेसिटर द करेक्ट फेज रिलेशन बिटवीन IC एंड वोल्टेज इज। तो अभी बात समझो, मैंने आपको क्या बताया, आपको ये लर्न करना है। तो ये E0 था, E0 की जगह पर इन्होंने EC बता दिया, और देखो ये करंट था तो इसको मैंने I0 की जगह पर IC बता दिया, और इन दोनों के बीच में एंगल 90 था। भाई देखो अभी क्या होता है ना, ये हमारी बेस डायग्राम है। अभी सवाल तो हजारों तरीके से पूछ सकते हैं, लेकिन आपको एक काम करना है, अपनी 2 उंगलियां इस पर रख दो, जिस उंगली को जो नाम दिया है वो समझ लो सिर्फ। तो जैसे यहाँ पर देखिए, इस इंडेक्स फिंगर को मैंने I0 बोल दिया और इसको मैंने करंट EMF बोल दिया। तो जब आप इसको रोटेट करो तो भाई इन दोनों के बीच का 90 डिग्री वाला रिलेशन हमेशा बना रहेगा कैपेसिटर में तो, और इंडक्टर में भी। तो यहाँ अगर बात करें तो इसको रोटेट करने के बाद कौन सी डायग्राम आपको सुटेबल दिख पाएगी। तो जैसे हम इसको रोटेट करते हैं तो देखो, जैसे इसको हम लोग रोटेट कर दे, तो जब रोटेट कर दे तो करंट जब y एक्सिस पर आता है तो वोल्टेज x एक्सिस पर आता है। तो ये डायग्राम यहां पर मैच हो रही है, गॉट इट। कैपेसिटर की यही तो डायग्राम थी ना, यस। कौन सी मैच हो पा रही है, यस ये मैच हो रहा है। अभी देखो क्या करते हैं इसमें, an alternating voltage 200√2 sin omega t is connected to 1 microfarad capacitor। हाँ, बी डायग्राम मतलब ऑप्शन देखिए, बी डायग्राम है तो बी डायग्राम वाला ऑप्शन यहां पर है। ये यहां गड़बड़ कर देते हैं, दिमाग का गेम कर देते हैं। ये क्या कर दिया वही सोचूं मैं, ये डायग्राम बी है तो ऑप्शन में यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन इन्होंने सी में डाल दिया। मैं वही सोचूं यार सी कैसे आ रहा है। ओके चलो ठीक है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज 200√2 sin omega t इज कनेक्टेड टू 1 माइक्रोफैरड। द रीडिंग ऑफ एमीटर, मैंने आपको क्या बताया, रीडिंग ऑफ एमीटर, भाई रीडिंग हमेशा RMS ही होता है, हमेशा RMS ही होता है। अच्छा इन्होंने बोला है एमीटर, भाई एमीटर क्या रीड करता है, एमीटर रीड करता है करंट को, और इन्होंने क्या बता दिया, इन्होंने वोल्टेज दे दिया। तो मैं यहाँ पर देखो V इज इक्वल टू V0 साइन ω t के साथ कंपेयर करो तो V0 की वैल्यू है 200√2।
चलो ठीक है, तो आई नॉट कैन बी इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाय, भाई ये कौन है, ये कैपेसिटर है। तो समझो अभी देखो मैंने इक्वेशन क्या दिए थे, देखो एक्स सी इक्वल टू ई बाय आई, ई नॉट बाय आई नॉट, ई आर एम एस बाय आर एम एस। तो यहां पर v बताया है, तो v की जगह पर चलो यार कोई दिक्कत नहीं, देखो e इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, वैसे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो e की जगह पर इन्होंने जो बताया है, e की जगह पर v बताया है, ई नॉट की जगह पर वी नॉट बता देते हैं साइन ओमेगा टी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो क्या होगा, एक्स सी इज इक्वल टू अभी आपको चाहिए आर एम एस वैल्यू, तो मैं बात करूं यहां पर देखो ई आर एम एस बाय आई आर एम एस, तो आई आर एम एस कुड बी इक्वल टू ई आर एम एस डिवाइडेड बाई एक्स सी होगा। लेकिन ई आर एम एस क्या है बच्चों, तो देखो ई आर एम एस जो होता है ये ई नॉट बाय रूट टू होता है। अभी देखो ई नॉट है या फिर वी नॉट है, दोनों की वैल्यू यही है, तो कितना है 200 रूट टू डिवाइडेड बाय रूट टू, मतलब मिल गया मुझे 200। तो आर एम एस की वैल्यू मिल चुकी है, उसका इस्तेमाल मैं यहाँ पर करूँगा 200 डिवाइड बाय एक्स सी, मतलब क्या है, एक्स सी का मतलब था ओमेगा सी, तो 200 ओमेगा क्या है बच्चों, देखो इसमें डिकोड कर लो, देखो साइन ओमेगा टी तो ओमेगा है 100, तो 100 और सी की वैल्यू क्या बताई है 1 माइक्रोफेरेड। 1 माइक्रोफेरेड का मतलब होता है 10⁻⁻�6। तो देखो फाइनल वैल्यू क्या आ गई है, आई आर एम एस इज इक्वल टू, हाँ ये 2 10⁻⁶, इतना बड़ा वैल्यू आ गया, इतना बड़ा वैल्यू आ गया। हाँ यही तो गड़बड़ हो गई है, यही तो गड़बड़ हो गई है। एक्स सी इज 1/ω⁻c, तो भाई ये एक्स सी 1/ω⁻c होता है, तो ये 200 मल्टीप्लाई बाय ω⁻c होगा, तो आई आर एम एस वुड बी इक्वल टू 200, ओमेगा की जगह पर बच्चों रख दो 100 और ये c की जगह पर रख दो, माइक्रो था तो 10⁻⁻�6, तो ये आ गया 2 10 पावर, देखो ये 2 0 ये 2 0 मतलब 4, इसके साथ में कैंसिल करवा के -2 बच जाएगा यहाँ पर। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 20 10⁻⁻3, मतलब 20 मिली एम्पियर लिख सकते हैं, 20 मिली एम्पियर लिख सकते हैं। समझो और सही ढंग से इस पर ऑपरेट करो। समझ में आ गया, ओके। ये हो गया, यहाँ पर ये चीज़ हो गई है, गॉट इट, सही चल रहा है, ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा कन्फ्यूजन बच्चों का वापस से देखो यार, पूरा साल भर का मेहनत होता है बच्चों, एक दिन का मेहनत नहीं होता, ये साल भर का मेहनत होता है, इतना साल भर मेहनत करने के बाद में तब कहीं ये रिजल्ट मिलता है। तो कन्फ्यूजन, लिस्ट कन्फ्यूजन तभी होगा जब प्रिपरेशन हो। और कई बच्चों का हो जाता है मैं एक बार रिवीजन कर लूँ तो भाई मेरा मतलब सुपर पावर है ब्रेन, ऐसा नहीं होता है, हमको ये रिवीजन रिपीटेड करना पड़ता है। तो चलो ठीक है, ये देख लो, आगे बढ़ते हैं। अभी ये टाइम तो बात करें तो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन का है सीधे सीधे। तो क्या क्वेश्चन पूछा है, ए लाइट बल्ब कनेक्टेड इन अ सीरीज विथ अ कैपेसिटर। तो भाई यहाँ इन्होंने ना एक बल्ब डाल दिया इन सीरीज विथ अ कैपेसिटर, ठीक है, और इस पे एक एसी सोर्स डलवा दिया। अभी क्वेश्चन में क्या है, ग्लोइंग विथ सर्टन ब्राइटनेस ऑन रिड्यूसिंग द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस, फ्रीक्वेंसी ऑफ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। इन्होंने क्या किया, कैपेसिटी भी कम करा दिया, रिड्यूसिंग कैपेसिटेंस एंड फ्रीक्वेंसी ऑल्सो। तो अभी क्या होगा देख लो, मान लीजिए अभी ये क्वेश्चन एक्चुअल में देखा जाए तो वैसे अगर रियल में बात किया जाए तो ये रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन पर आगे बढ़ने वाला है, लेकिन फिर भी हम लोग दिखा सकते हैं। देखो एक रफली अगर बात करें तो करंट इज वोल्टेज डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पर एक्सी बात कर देता हूँ, तो एक्सी मतलब 1/ω⁻c यहाँ पर आ गया, ई इंटू ओमेगा मतलब 2π फ्रिक्वेंसी इंटू सी करवा देता हूँ, गॉट इट। तो करंट कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है फ्रीक्वेंसी से और करंट रिलेट कर रहा है कैपेसिटी से भी। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी कम कर रहे हो या फिर कैपेसिटी घटा रहे हो तो करंट भी घटने वाला है, और जो करंट अगर घट गया, करंट अगर कम हो गया तो बल्ब में से जाने वाला करंट भी घटा, तो जो करंट घटा तो ब्राइटनेस भी घटने वाला है, ब्राइटनेस भी घटने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या आएगा, ब्राइटनेस ऑफ द लैंप, ब्राइटनेस ऑफ द लैंप यस रिड्यूस्ड होगा, और क्या है, दो चीज़ है, अच्छा
हाँ, दोनों चीज़ों में रिड्यूस होने वाला है, मतलब फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करो तो भी रिड्यूस होगा और कैपेसिटी रिड्यूस करो तो भी रिड्यूस होगा। चलो दोनों चीज़ों में ये आने वाला है, तो बी आंसर इसका आना चाहिए। करंट घटा, ब्राइटनेस भी घटने वाली है बल्ब में से अगर करंट घटा तो। कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट, तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, जिसको मैं ई बोल रहा था, ई उसको वी आर बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इन सीरीज एड वोल्टेजेस लाइक वेक्टर्स, प्लॉट करंट अलोंग एक्स एक्सिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको करंट को एक्स एक्सिस पर ही रखना है। तो जितने अभी फेजर डायग्राम, मैंने आपको शुरुआत से ही बोला है, आपको रजिस्टर का फेजर जो था ई नॉट आई नॉट वाला, और जो इंडक्टर का था और जो कैपेसिटर का था, वो फेजर डायग्राम याद करके रखो। लेकिन अभी इसमें एक चीज़ है, हमेशा करंट जो है सीरीज़ में क्या होता है ना, तीनों सर्किट या मतलब तीनों के तीनों कंपोनेंट या दोनों कंपोनेंट लगा दिए जाते हैं, तो उनमें से करंट सेम जाता है। तो पहला रूल ये है कि प्लॉट करंट अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। अभी हम रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज जो होगा ना उसको वी आर बोल देंगे, ठीक है, और वी एल को वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर बोल देंगे, और कैपेसिटर के अक्रॉस के वोल्टेज को वी सी बोल देंगे। तो ये नॉमिनल इनके नाम दे दिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि अभी तक ई नॉट ही हमने लिखा है, तो ई नॉट की जगह पर या ई आर एम एस की जगह पर, है ना, इनको स्पेसिफिक नाम दे दिए। तो सबसे पहली बात जो समझनी है, रजिस्टर में वोल्टेज और जो करंट होता है इन फेज होता है, तो वोल्टेज हमेशा रजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज एक्स एक्सिस पर ही हमको लिखना है। उसके बाद में अगर बात करें इसका, देखिए इसका जो ग्राफ था, कैसे था ग्राफ, ये ऐसे था, तो ई नॉट था तो उसकी जगह पर वी आर, और यहाँ पर करंट क्योंकि सेम है तो करंट आई कर दूंगा मैं। तो इसको रोटेट करा के आपको जो होगा अलोंग एक्स एक्सिस पर प्लॉट करना पड़ेगा। मतलब यही डायग्राम जो थी, यही डायग्राम को मैं मॉडिफाई कर दूं और बोलूं कि इसके बाद मुझे ये ऐसे दिखने वाला है, वी आर और उसी डायरेक्शन में करंट को तो कंपलसरी प्लॉट अलोंग एक्स एक्सिस। उसके बाद में देखो, अगर ईएमएफ के बारे में बात करें, सॉरी इंडक्टर के बारे में, तो इंडक्टर वाला ग्राफ क्या था बच्चों, देखो यहाँ पर था ई नॉट, और इंडक्टर में का करंट जो था ये यहाँ, सॉरी, और इंडक्टर का करंट यहाँ पर था, तो अभी यहाँ पर करंट था, गॉट इट। ये इंडक्टर वाली सिचुएशन थी, तो जब इंडक्टर वाली ये सिचुएशन थी तो इसमें करना क्या है, ई नॉट की जगह पर हमने यहाँ पर रिप्लेसमेंट करा दिया किससे, वी आर से, और जो करंट था तो ये था। लेकिन वापस से कंडीशन यही हो रही है, हमको करंट को एक्स एक्सिस पर डालना है, तो भाई इसको रोटेट करना शुरू कर दो। जैसे ही रोटेट कर दोगे तो आपको इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज वाई एक्सिस पर ऐसे दिखे वाला है, और करंट जो होगा वो एक्स एक्सिस पर आने वाला है। तो फिर ये डायग्राम आ गई। थर्ड डायग्राम क्या है, वीसी की डायग्राम क्या थी, तो भाई वीसी की डायग्राम ये थी, ये ई नॉट था और जो करंट था वह ऐसे था, π/2 से, मतलब यहाँ तक आया था। अभी ई नॉट की जगह पर क्या लिखना है बच्चों, जब हम लोग कैपेसिटर पर काम करें तो वीसी लिख देंगे, और ये करंट तो ऐसे ही है, तो इसको घुमा दो। इसको जब घुमा के, कंपलसरी कंडीशन क्या है सीरीज में, करंट को एक्स एक्सिस पर प्लॉट करना है। तो जब इसको हम लोग घुमाते तो करंट जब एक्स एक्सिस पर आता है तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर यहाँ आ जाएगा, और ये करंट आ गया, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप ध्यान में रखो, यही इनका तीनों का मिला के अभी जो होगा वो कॉम्बिनेशन हमारा तैयार होने वाला है। तो देखो क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो है लीड होता है, ये तो चीज़ है। अभी देखो करंट को अगर एक्स एक्सिस पर डाल दिया है, तो देखो यहाँ वोल्टेज लीड कर रहा है बाय π/2। करंट को एक्स एक्सिस पर डाल दिया है तो जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है ये लैग कर रहा है π/2, नीचे आना पड़ेगा, मुझे रिवर्स में जाना पड़ेगा। और यहाँ अगर बात करें तो ये जीरो फेज में। तो इन तीन चीज़ों को अभी एकत्रित कर दो, ऐड कर दो, एक साथ अभी जोड़ना है। तो एक साथ जोड़ने के बाद कैसा दिखेगा, तो जैसे देखो रजिस्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, तो मैंने अभी जो आपको बताया, वोल्टेज अलोंग एक्स एक्सिस और कैपेसिटर का वोल्टेज अलोंग निगेटिव वाई एक्सिस। अभी आप पर वेक्टर का कॉम्बिनेशन ही काम करना पड़ेगा। वेक्टर के कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखो, जैसे ये सर्किट है, इसको वोल्टेज डाल दिया V = V0 sin ωt, ठीक है। तो V = V0 sin ωt डाल दिया, तो V = V0 sin ωt फिलहाल भले ही मैंने लिख लिया हो यहाँ पर, या बोर्ड के हिसाब से मैंने दिखा दिया, लेकिन जब फेजर निकालते हो तो देखो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो बनने वाला है वो V बनने वाला है, गॉट इट। VR और VC इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनने वाला है वो V बनने वाला है।
और अभी आपने देखा है तो वी आर यहाँ पर है, वी सी यहाँ पर है, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो इस क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ये फाई जो है ये फेज डिफरेंस हो गया। गॉट इट। अभी क्या करना है, अगर मैं इसको समझ लो, अगर मैं V को बेस कंसिडर करता हूं तो V से मुझे करंट तक जाने के लिए फाई ट्रेस करना पड़ेगा। तो अगर मेरा इक्वेशन V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है तो V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, तो करंट एक्स एक्सिस पर ही डाला है कंपलसरी। तो मुझे अगर वोल्टेज से करंट तक पहुंचना है तो मुझे फाई ट्रेस करना पड़ेगा, मतलब I इक्वल टू आई नॉट साइन और ओमेगा टी प्लस फाई करना पड़ेगा। वही इक्वेशन उठा के डाला है यहाँ पर, वी नॉट की जगह पर आई नॉट, साइन वैसे ही, लेकिन ओमेगा टी की जगह पर मुझे करंट तक पहुँचने के लिए फाई से ट्रेस करना पड़ेगा। ये इक्वेशन आ गया। तो करंट लीड हो रहा है वोल्टेज से, देखो अभी पता चलेगा यार ये वोल्टेज यहाँ पर आ गया तो सही बात है, देखो वोल्टेज है लैग कर रहा है मतलब करंट लीड कर रहा है। ओके, उसके अलावा क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे अगर आपको ये ट्रायंगल जम जाए, जिन जिन बच्चों को ये ट्रायंगल समझ में आ जाएगा वो बोलेगा कि सर देखो वोल्टेज ये फिक्स हो गया, कैपेसिटर का वोल्टेज फिक्स हो गया, भाई ये मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक वाला चल रहा है, सीधे सीधे चीज़ें। ये फाई जो होता है ये हमारा फेज होता है, तो tan फाई इक्वल टू अपोजिट साइड कितना है, ये VC को रिलेट करा रहा है, एडजेसेंट साइड VR को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसकी जगह पर मैं रिएक्टेंस वाला ग्राफ डाल दूँ इसकी जगह पर, तो यहाँ पर रजिस्टर आएगा, यहाँ पर XC आने वाला है, और भाई इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनता है उसको हम लोग आगे Z बोलने वाले हैं, इम्पीडेंस, और ये फाई आने वाला है, ये जो है Z आने वाला है और इसको मैं फाई बोलने वाला हूँ। वापस से tan फाई इक्वल टू XC अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय R एडजेसेंट साइड, ठीक है, निकाल सकते हो। और V इज इक्वल टू, जिस पर सवाल पूछे, V इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर, ये आ गया। या फिर इस डायग्राम से देखो Z इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, ये आ गया। हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम ही काम करना है। ओके, Z इज इम्पीडेंस, इसका यूनिट भी है ओहम, यही रेजिस्टेंस है, एक तरीके से अपोजिशन है। करंट इज वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो अभी तीसरी चीज आ गई भाई, Z आ गया है। इतना सारा चीजें घूम फिर के आ रहा है, मतलब यहाँ पर जो बच्चों अगर बात करें ना तो बहुत क्लियरली फुल्ली फोकस्ड आपको, मतलब विदाउट क्या बोलूं मैं आपको, भी यहाँ पर इतनी सारी चीजें आ रही है। आपने अभी तक स्कूल सेक्शन से रेजिस्टेंस ही पढ़ा है तो बच्चों को लगता है रेजिस्टेंस मतलब आर ही होता है। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कैपेसिटर अपोज कर रहा है उसको हमने XC बोल दिया, इंडक्टर अपोज कर रहा है उसको हमने XL बोल दिया, और इन कॉम्बिनेशन में हमने एक Z को भी ला दिया यहाँ पर जो है इम्पीडेंस। तो भाई मैं अगर बात करूँ आपसे, बोलूँ मैं आपको कि इसका शॉर्टकट अगर मैं एग्जाम देता तो मैं किस पर फोकस करता, तो मैं इन वेक्टर्स डायग्राम जो होते हैं ना इन पर फोकस करता कि देखो मुझे रजिस्टर दिख रहा है, सीरीज में जब दिखता है ये अलग से, सीरीज में दिख रहा है तो ठीक है वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, कैपेसिटर है तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, इन दोनों का रिजल्टेंट है V, नीचे क्वाड्रेंट में आ गया मतलब करंट लीड कर रहा है। तो मैं फाई कैसे निकालूं, तो भाई यहां से आगे तो ट्रिग्नोमेट्री है। अगर आप इतना कर सकते हो तो फिर tan है ना, tan है, पाइथागोरस थ्योरम डालवा दो, और देखो इस ये नया ग्राफ भी डाल लो, वोल्टेज की जगह पर रेजिस्टेंस आ गया, कैपेसिटर की वोल्टेज की जगह पर उसका रिएक्टेंस आ गया, तो भी उनका रिजल्टेंट Z बन रहा है, इंपीडेंस बन रहा है। इतना आसान है। देखो आगे और कोशिश करते, देखो रजिस्टर और इंडक्टर में डाल दिया, समझ लो, तो रजिस्टर का वोल्टेज, इंडक्टर का वोल्टेज। अभी आप बोलोगे ये कहाँ से आया, तो भाई हमने रूल क्या बनाया, हम लोग करंट को X एक्सिस पर ही डालने वाले हैं, हम लोग करंट को X एक्सिस पर ही डालने वाले हैं। गॉट इट। तो करंट को X एक्सिस पर ही डाल दिया हमने, तो वोल्टेज यहां पर आ गया, इंडक्टर का वोल्टेज वहां पर Y एक्सिस पर आ गया, इन दोनों का रिजल्टेंट V आ गया और ये फाई आ गया। भाई करंट यहां पर है, वोल्टेज यहां पर है, अगर मुझे देखना पड़े तो भाई वोल्टेज से करंट की ओर आने के लिए मुझे नीचे आना पड़ेगा, मतलब करंट लैग कर रहा है। अगर वोल्टेज की वैल्यू V नॉट साइन ओमेगा टी है तो भाई I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, लैग बाय कितना, फाई से माइनस फाई लाना पड़ेगा। तो यह आ गया आपका करंट लैग वोल्टेज बाय फाई, पीछे है वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर IR, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर I इंटू XL, एक रजिस्टर की तरह ही काम करने वाला है XL और XC, ठीक है। तो tan फाई अपोजिट VL बाय VR आ गया। अगर इसकी जगह पर VL की जगह पर XL डालता और यहाँ पर रजिस्टर R डालता तो इन दोनों का बन जाता Z और यहाँ पर आ जाता फाई। तो वापस से बच्चों यहाँ पर देखो tan फाई अपोजिट साइड XL है, एडजेसेंट साइड R है, यहाँ पर देखो पाइथागोरस थ्योरम से V इक्वल टू रूट VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर है,
यहाँ पर देखो z इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, ये भी है इम्पिडेंस ओम, और आई नॉट इक्वल टू वी नॉट डिवाइड बाय जेड। चलो आगे इंप्लीमेंट करते हैं। कॉइल हैविंग इंडक्टेंस ऑफ 1/π हेनरी, मतलब L की वैल्यू दी है, कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ रेजिस्टेंस, तो देखो R की वैल्यू भी दी है, तो यह है R की वैल्यू। इफ 20 वोल्ट फ्रॉम 200 हर्ट्ज सोर्स आर इम्प्रेस्ड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, द वैल्यू ऑफ फेज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट, तो फाई की वैल्यू रिक्वायर्ड है। अभी कैसे करें देखो, तो इन्होंने इंडक्टेंस दिया है, तो मैं XL निकाल सकता हूँ जो कि है ओमेगा L, जो कि है 2πfL कर सकते हैं। तो देखो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज बताया इन्होंने, तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 2π फ्रीक्वेंसी इज 200 और इंडक्टेंस की वैल्यू 1/π। तो भाई पाई पाई कैंसिल करवा के यहाँ पर लिख दिया मैंने 400, ये हो गया XL, ये हो गया एक। उसके बाद में इन्होंने रेजिस्टेंस बताया कितना, रेजिस्टेंस जो है R इक्वल टू 300 ओम। अच्छा, इन्होंने कैपेसिटर वगैरह डाला है क्या, नहीं डाला है, तो भाई ये दो ही है। जब इंडक्टर आता है तो XL ऊपर ही होता है और यहाँ पर रजिस्टर होता है सीरीज में, तो भाई यही चीज़ होती है, और जो ये Z हो जाए तो ये फाई हो जाएगा। तो भाई tan फाई इक्वल टू कितना, अपोजिट साइड मतलब XL डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड R। XL कितना है 400 है और R कितना है 300 है, तो tan फाई इक्वल टू 400/300, दैट इज इक्वल टू 4/3, that is tan phi, so phi equal to tan inverse 4/3। ये ऑप्शन आना तय है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अभी देखो कॉम्प्लिकेशन लग सकता है, ये सब कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन थोड़ा स्ट्रेटेजिकली अगर वर्कआउट कर देते हो, स्ट्रेटेजिकली वर्कआउट कर देते हो, ये बहुत सारी चीजें इजी है। अभी मैंने तीनों को एक साथ मिला दिया, LCR को तीनों को मिक्स करा दिया, कोई दिक्कत नहीं। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर IR, इंडक्टर IXL, कैपेसिटर IXC। हमने अज्यूम किया कि भाई इंडक्टर का वोल्टेज, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज जो कैपेसिटर से ज़्यादा है। तो समझ लो क्या करना है, इस डायग्राम में देखो, फेजर डायग्राम पहले मैं दे देता हूँ। करंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस प्लॉट करना है, तो भाई रजिस्टर का वोल्टेज कंपलसरी यहाँ आ गया, इंडक्टर का वोल्टेज ऊपर आ गया, रजिस्टर का वोल्टेज यहां आ गया, इंडक्टर का वोल्टेज यहां आ गया, भाई कैपेसिटर नीचे आ गया। आप देखो वेक्टर वाइज ये दोनों वोल्टेजेस एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, तो इसका और इसका अगर मैं रिजल्टेंट करवा दूं तो मुझे एक नया वेक्टर मिलने वाला है जो कि VL माइनस VC होगा, और ये R ये तो भाई था ही था। अभी ये नया रिजल्टेंट और ये VR इन दोनों का एक रिजल्टेंट बनेगा। अभी बोलोगे यार ये कैसा आ गया, देखो भाई VL था आज तक, एक तो या तो VL था तो VC नहीं था, या VC था तो VL नहीं था, भाई ये तो हर समय कंपलसरी हर एक के साथ में आ रहा है। तो अगर VL अगर हमने बोला है कि हमने अज्यूम किया है, नॉट नेसेसरी, हमने अज्यूम किया है इसलिए कि एक इक्वेशन तैयार हो जाए, तो VL अगर बड़ा हमने अज्यूम कर लिया तो VC छोटा होगा, तो इन दोनों का वेक्टर मान लीजिए VL माइनस VC ऐसे ही इफेक्ट मिलेगा। फिर ये दो मिलके एक सिंगल यूनिट की तरह काम करने वाले हैं। ये रजिस्टर भाई साहब तो था ही था, तो देखो इन दोनों का रिजल्टेंट बन गया है V और ये आ गया फाई। तो अभी आपका फार्मूला क्या बनेगा, देखो क्या होगा, ये हाइपोटेनियस, V इज अ हाइपोटेनियस, सो V इक्वल टू स्क्वायर रूट VR स्क्वायर प्लस अपोजिट साइड VL माइनस VC ब्रैकेट का स्क्वायर आ गया। उसके अलावा अगर मैं इसके अलावा अगर मैं इसी ग्राफ में अगर मैं यहाँ पर देता हूँ, मैं यहाँ पर XL लिख देता, ये XC लिख देता और ये R लिख देता, तो भाई XL माइनस XC यहाँ पर आने वाला था, और ये जो था R था, देखो यहाँ पर ये Z बन गया और ये फाई बन गया। तो tan फाई इक्वल टू, जैसे यहाँ पर VL tan फाई इक्वल टू अपोजिट साइड VL माइनस VC बाई VR है, VL माइनस VC बाई R है। उसी तरीके से tan फाई इक्वल टू XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R है, XL माइनस XC डिवाइड बाय R है व्हाट इट। और जो Z इज इक्वल टू रूट ऑफ Z इक्वल टू रूट ऑफ
आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स ई का स्क्वायर, ये भी आ चुका है। इतनी सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन आपको पहले 3 जो कॉन्सेप्ट है, देखो पहले रजिस्टर को एक बार अच्छे से पढ़ लो, घाई गड़बड़ नहीं है। पहले रजिस्टर को पढ़ लो, फिर इंडक्टर को पढ़ लो, फिर कैपेसिटर को पढ़ लो, फिर रजिस्टर इंडक्टर को कंबाइन कर लो, फिर कैपेसिटर और रजिस्टर को कंबाइन कर लो, और तब जाके इस पर आना है। तो अभी देखो, इफ एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सई, अगर एक्सएल बड़ा है तो ऑटोमेटिकली ग्राफ हमारा इस सेक्शन में आने वाला है, यहां पर ऑटोमेटिकली यहां आने वाला है। तो भाई करंट से वोल्टेज लीड ही करने वाला है। तो अगर आपको छोटे छोटे पॉइंट्स है, अगर कम टाइम में ये करना हो, तो इंडक्टर की वैल्यू अगर बड़ी है तो भाई वोल्टेज लीड करेगा। अगर कैपेसिटर की वैल्यू बड़ी है तो होगा क्या, ये VL माइनस VC की जगह पर ये VC अगर बड़ा होता तो VC माइनस VL आता, और अगर नीचे आता मतलब क्या होता, देखो ये नीचे आता तो यहां पर इनका रिजल्टेंट नीचे आ जाता, फाई नीचे आता। अगर VC बड़ा है या फिर XC बड़ा है तो वोल्टेज नीचे आता तो लैग करता। तो दो चीज़ों को समझना है बच्चों, अगर इंडक्टर की वैल्यू बड़ी है तो वोल्टेज लीड करेगा, और कैपेसिटर की वैल्यू अगर बड़ी है तो वोल्टेज लैग करने वाला है। बस वोल्टेज पर ही बात करो आप। उसके बाद में अगर XL इक्वल टू XC है, इस रजिस्टर देखो XL इक्वल टू XC, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तीसरी वाली जो चीज़ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर कई सारे सवाल बनने वाले हैं, इस पर कई सारे सवाल बनने वाले हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अगर XL इक्वल टू XC है तो ये 0 हो जाएगा, tan phi इक्वल टू 0, मतलब phi की वैल्यू भी 0 आ गई है, ये चीज़ हो गई है। उसके बाद में अगर बात करें तो देखो Z की वैल्यू में रख दो XL इक्वल टू XC, तो Z इक्वल टू R आने वाला है, ये मिनिमम वैल्यू होगी रजिस्टर की। और उसके बाद में ऊपर का इक्वेशन ओमेगा एल इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी, तो ओमेगा इक्वल टू 1 बाई रूट एल सी, और यहाँ पर ओमेगा इज 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी होता है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 2 पाई रूट 1 बाई 2 पाई रूट एल सी। उसके अलावा Z की वैल्यू सबसे कम हो चुकी है, तो करंट सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला है इसमें, तो करंट इज V नॉट बाई आर, करंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो देखो ये कब होता है, जब ये तीसरी सिचुएशन आती है, जब इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यू सेम हो जाती है, तब ही ये सिचुएशन मिलेगा। क्योंकि देखो क्या होता है, हमारा जो फॉर्मूला है कौन सा, करंट का, ये फॉर्मूला है Z इक्वल टू वी बाई आर आई, सो I इक्वल टू वी बाई जेड, ये फॉर्मूला है हमारे पास में। तो जैसे Z की वैल्यू नीचे घटेगी, करंट की वैल्यू बढ़ने वाली है। अच्छा, V की जगह पर V नॉट लिया तो पीक वैल्यू डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो I इक्वल टू वी बाई जेड, जेड की वैल्यू घटती है, जेड की वैल्यू सबसे कम होने वाली है, सबसे कम यहाँ पर होने वाली है। तो इस परिस्थिति में क्या होगा, तो करंट सबसे ज़्यादा होने वाला है। तो जिस फ्रिक्वेंसी पर ये घटना घटती है उसको रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी कहा जाता है, जो कि यहाँ पर दिखाई गया। तो उसके पहले क्या होता है, तो उसके पहले अगर बात करें तो कैपेसिटर डोमिनेट करेगा। क्यों ऐसा करेगा, देखो क्या होता है, ये फ्रिक्वेंसी पर बेस्ड है। अभी आपको पता है जब फ्रिक्वेंसी 0 थी तो कैपेसिटर की वैल्यू इनफाइनाइट मिली थी, तो मतलब नीचे वाले स्लॉट में अगर बात करें तो यहाँ पर कैपेसिटर भाई साहब काम कर रहा है, और ऊपर वाली चीज़ में देखो बात करें, जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो इंडक्टिव का रिएक्टेंस बढ़ने वाला है, तो यहाँ पर L काम करने वाला है, और बीच में भाई R ने काम कर दिया है। तो उस तरीके से देखो, अगर पूछा जाए, अगर सवाल पूछा जाए तो इस डॉटेड लाइन के पीछे कैपेसिटर काम कर रहा है, कैपेसिटर बॉस है, इस लाइन के आगे इंडक्टर बॉस है, और इस लाइन पर रजिस्टर बॉस है, प्योरली रजिस्टर बॉस है। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों काम करने वाले हैं। तो लीड लैग वाली सिचुएशन है, तो भाई देखो कैपेसिटर की वैल्यू बड़ी है तो आपको पता है कौन लीड करता है, और अभी ऑलरेडी हो चुका है ना भाई इसमें कैपेसिटर, जब कैपेसिटर का सवाल था तो कौन लीड कर रहा था, करंट लीड कर रहा था, राइट, करंट लीड कर रहा था। और इंडक्टर में कौन लीड कर रहा था, वोल्टेज लीड कर रहा था। तो उस तरीके से आपको ये लीड लैग वाले सिचुएशन पार्ट नहीं करना है, लर्न नहीं करना है, अभी यहाँ पे अभी समझ के काम करना है। चलो ठीक है, अभी सवाल देखो यहाँ पर सीधे सीधे, LCR सर्किट, इफ V इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, VR इज द वोल्टेज अक्रॉस R, VL, VC, ये सारी चीजें दी है। तो देखो क्या होगा, V वॉज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। तो भाई इसका स्क्वायर करवा के दिखा दो, C ऑप्शन आना चाहिए इसका। उसके बाद एन इंडक्टेंस ऑफ 2 मिली हेनरी, L दिया है, कैपेसिटर C दिया है, रजिस्टर R दिया है इन सीरीज। द रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर एंड कंडेंसर आर सेम,
तो भाई इन्होंने सीधे सीधे बता दिया इंडक्टेंस आर सेम, तो भैया रेजोनेंस वाली सिचुएशन हो गई है, रेजोनेंस वाली सिचुएशन हो गई है। द रिएक्टेंस ऑफ आइदर ऑफ देम पूछा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए। तो देखो क्या होगा, अगर एक्सएल और एक्सी की वैल्यू सेम ही है तो फ्रीक्वेंसी तो नहीं दिया इन्होंने, रिएक्टेंस पूछा गया है तो ठीक है एक्स क्या, बट फ्रीक्वेंसी इज नॉट गिवन। फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं हम लोग, ओमेगा वाज 1/√LC बोल सकते हैं, ओमेगा निकाल देते हैं पहले हम लोग क्योंकि ओमेगा की रिक्वायरमेंट थी। तो रूट एल भाई कितना है, एल की वैल्यू 2 मिली हेनरी, 2 10⁻³ और सी की वैल्यू क्या है 20 माइक्रोफैराड, 20 माइक्रोफैराड। तो इसको अगर सॉल्व करना है देखो 2 × 2 ये देखो 4 10 पावर, इसका एक ज़ीरो मैंने इसके साथ कटवा दिया तो -2 और ये -6 -8 आ गया, जो कि बाहर निकलने के बाद 1/2 है ना, 10⁻⁻4 मतलब ये ऊपर 1000 हो जाता था तो ये 500 बराबर है ना, 10,000 सॉरी पावर 4, तो ये 5000 होने वाला है। कहाँ से, हाँ चलो ठीक है, सही है सही है। देखो 10⁻4 ऊपर चला गया तो 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय फिर ये 2 आ गया, 5000 आ गया। चलो ठीक है, ओमेगा की वैल्यू तो मिल चुकी है। अगर ओमेगा की वैल्यू मिल चुकी है तो देखो एक्सएल या फिर एक्सी दोनों सेम ही है, तो एक्सएल इक्वल टू मैं ओमेगा एल करवा दूँ। ओमेगा की वैल्यू है 5000 और इंडक्टिव रिएक्टेंस है भाई 2 मिली हेनरी, मिली हेनरी। फिर वापस से देखो 2 × 5 तो भाई ये आ गया 10 वैल्यू, 10 ओम यहाँ पर आना चाहिए, 10 ओम आना चाहिए है ना। 3 वैल्यू इसके साथ कट करा दिया, यस 10 ओम। चलो ठीक है आगे। When alternating voltage source of frequency f and inductor L, capacitance C and resistance R are connected. Okay, the voltage lead current by 45 degree. The value of L is, the value of L is, तो क्या मैं लिख सकता हूँ tan phi इक्वल टू XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R। ऐसे क्यों लिखना है, क्योंकि देखो लीड बाय 45 डिग्री है, तो लीड अगर है तो इंडक्टर, वोल्टेज लीड कर रहा है तो इंडक्टर डोमिनेट करने वाला है, वोल्टेज लीड कर रहा है तो इंडक्टर डोमिनेट करने वाला है। लेकिन tan 45 तो tan 45 इज इक्वल टू XL माइनस XC बाय R आने वाला है, तो tan 45 1 हो गया। इसका मतलब R इज इक्वल टू XL माइनस XC हो चुका है। हमें L की वैल्यू पूछी गई है तो XL इज इक्वल टू R प्लस XC लिख देता हूँ। R प्लस XC मतलब 1/ωc, तो R प्लस 1/ωc तो 2πfc कर देता हूँ। इनको जितनी रिक्वायरमेंट है वो सब यहाँ पे ला देता हूँ मैं। उसके बाद में देखो देयरफॉर XL की जगह पर भी लिख देता है 2πfl इक्वल टू, तो R इंटू 2πfc प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2πfc है ना, डिनोमिनेटर सेम क्योंकि ऐसे दिख रहा है सब। तो L इज इक्वल टू R प्लस R इंटू 2πfc प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये नीचे आ गया 2πf, तो 4π² f² c, तो भाई कितना बन रहा है 1 प्लस 2πfc, हाँ 2πfc और R और नीचे 4π² f² c, ये आ गया। दिखने में कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है लेकिन बेसिक चीज़ ये थी कि इंडक्टर tan 45 से लीड कर रहा है, वोल्टेज है तो वोल्टेज लीड करता है तो इंडक्टर में लीड करता है, तो इंडक्टर डोमिनेट कर रहा है। अभी अगर आप पूछोगे कि सर अगर लैग करता तो क्या करता, तो लैग अगर होता तो मैं क्या करता बताता हूँ। अगर लैग करता है LCR सीरीज में, अगर वोल्टेज लैग करता तो भाई वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता, मतलब कैपेसिटर डोमिनेट कर रहा है, तो कैपेसिटर अगर डोमिनेट कर रहा है तो यहाँ इक्वेशन XL माइनस XC की जगह पर मैं लिखता XC माइनस XL। अगर कैपेसिटर डोमिनेट करता तो XC माइनस XL लिख देता, मैं नीचे का क्वाड्रेंट आता। तो
विथ ग्रेजुअल इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी ऑफ एन एसी सप्लाई द इम्पीडेंस ऑफ LCR सीरीज। तो देखो कैसे होता है, इम्पीडेंस की बात करें तो Z जो है रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। तो रूट ऑफ R स्क्वायर या 2πFL माइनस 1/2πFC ये इसका स्क्वायर। तो समझने वाली बात है, देखो वो ग्राफ जो था करंट का, आप सोचो, नोट करो, तो अगर F रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे अगर बात करते हैं तो एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है जब XL और XC सेम हो जाता है तो Z की वैल्यू मिनिमम हो जाती है, R Z की वैल्यू मिनिमम हो जाती है। तो जैसे मान लीजिए ये हो गया Z की वैल्यू मिनिमम, ये कब होता है, जब XL इक्वल टू XC होता है। तो आपको एक चीज़ नोट डाउन करनी है बच्चों यहाँ पर, इट इज़ एन इफेक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। अगर XL देखेंगे तो 2πFL है और XC देखेंगे तो 1/2πFC है। तो देखो अगर मैं फ्रीक्वेंसी 0 करवा देता हूँ, जैसे मैं शुरुआत में यहाँ पर देता हूँ, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को 0 करवाता हूँ तो XL 0 है लेकिन XC इन्फिनिटी है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन में यहाँ पर अगर डाल देता हूँ तो भी Z इन्फिनिटी बनता था। मतलब जब फ्रीक्वेंसी 0 था तब Z इन्फिनिटी था। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को इनफाइनाइट कर दूँ तो XL इनफाइनाइट हो जाएगा और XC 0 हो जाएगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ डलवा दूँ तो Z की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। लेकिन जब XL इक्वल टू XC होता है तब Z की वैल्यू मिनिमम होती है। तो देखो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी 0 से जैसे जैसे बढ़ रही है तो इन्फिनिटी से ये 0 कम होते आ रहा है, कम होते होते Z की वैल्यू R हो जाएगी और उसके बाद में फ्रीक्वेंसी जैसे बढ़ेगी वापस से Z की वैल्यू इन्फिनिटी। मतलब पहले घटता है और फिर वापस से बढ़ता है, घटता है और फिर वापस से बढ़ता है। क्या होने वाला है, फर्स्ट डिक्रीज एंड बिकम मिनिमम, Z की वैल्यू मिनिमम हो गई है, उसके बाद में इंक्रीज हो रहा है। ओके, या फिर आप इससे बेटर, इतना कॉम्प्लिकेशन करवाने से बेटर है Z और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ अगर नोट डाउन कर ले तो भाई ये ऐसा ग्राफ होने वाला है Z का, Z और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ऐसे आने वाला है। तो Z की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, Z की वैल्यू कम होती है और फिर उसकी वैल्यू बढ़ती है। और ये जो यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं FR रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर, Z की वैल्यू सबसे कम होने वाली है R। चलो उसके बाद मैं इसमें से एक सवाल करने वाला हूँ, दूसरा जो है ये होमवर्क रहने वाला है। व्हेन 80 वोल्ट DC, समझ लो 80 वोल्ट DC बोला है, अप्लाइड अक्रॉस ए सोलेनॉइड, करंट ऑफ पॉइंटेड एम्पियर फ्लोज। भाई DC से मुझे क्या पता चलने वाला है, DC से मुझे रेजिस्टेंस पता चलने वाला है। तो DC में V इज इक्वल टू IR था, 80 वोल्ट डलवा दिया यहाँ पर, करंट आ रहा है 0.8 मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। तो जो सोलेनॉइड में वायर थी तो वायर का रेजिस्टेंस मिल गया मुझे 100, ठीक है, ये आ गया 100, ये 100 ओम यहाँ पर आ गया, ठीक है। इससे पता चल रहा है एक चीज़। अभी दूसरा क्या, व्हेन 80 वोल्ट AC इज अप्लाइड अक्रॉस द सेम सोलेनॉइड, करंट 0.4 एम्पियर आ रहा है। तो देखो AC जब आता है तो I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय, मैं Z करा देता हूँ, ठीक है। तो V डिवाइडेड बाय Z, कोई दिक्कत नहीं, रख देता हूँ यहाँ पर। फिर आगे क्या है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज 50 हर्ट्ज, इम्पीडेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड इज, अच्छा द इम्पीडेंस एंड इंडक्टेंस इज। तो कैसे करें, तो Z इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I। V कितना था, 80 था, और ये कितना था, 0.4 था। तो 800 डिवाइडेड बाय 4 हो जाए बच्चों तो कितना आएगा, ये 200 होने वाला है, ठीक है, ये 200 होने वाला है। तो यहाँ पर 200 कहाँ का है, यहाँ A पर है और यहाँ पर D पर है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, 50 हर्ट्स है, 50 हर्ट्स है, तो पूछा गया है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस मतलब L की वैल्यू हमें पूछी गई है, तो L की वैल्यू कैसे निकलेगी अभी यहाँ पर, XL इज इक्वल टू ओमेगा L होता है, XL इक्वल टू ओमेगा L होता है। तो इस पे काम करते हैं थोड़ा अलग से। Z इज इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर था, ठीक है। Z की वैल्यू 200 मिल चुकी है, रूट ऑफ R की वैल्यू 100 मिल चुकी है, प्लस XL का स्क्वायर। तो देखो ये 4 10 पावर 4 इज इक्वल टू
इसको क्या कर देते हैं, ये 10⁴ प्लस XL का स्क्वायर, तो XL का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁴, तो XL इज इक्वल टू मिल चुका है √3 10⁻², तो XL मिल गया, तो मतलब ये होता है 2/FL। तो L इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी था F। तो अभी इसमें नियरली बोला है, तो नियरली का मतलब ऐसे हम लोग ले लेंगे √3, ये पाई रख देता हूँ, ये 100 हो गया, 100 कट हो गया, तो मतलब √3/पाई आ गया, √3 1.732 था, डिवाइडेड बाय 3.14 होता है, तो 0.55 के करीब आना चाहिए, राइट। देखो ना यहाँ 1.7 मान लीजिए 17 मतलब 1.7 डिवाइड बाय 3 अगर बात करूँ मैं, 3 फाइजा है ना 15 की, और तो 0.55 हम लोग नियरली ले सकते हैं। नियरली की बात चल रही है, तो नियरली की बात अगर चल रही है तो यस, तो ये रिजल्ट बन चुका है। अभी इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करो बच्चों, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करो और यहाँ इसका रिजल्ट आपको ट्राई करना है। इन्हीं स्टेप को फॉलो करो, यहाँ पर ट्राई करना। देखो सिर्फ 80 की जगह पर यहाँ पर 100 आ गया और करंट 0.8 की जगह पर 1 आ गया, तो वही रिजल्ट बनने वाला है, कोई नहीं, वही रिजल्ट बनने वाला है। थोड़ा नंबर चेंज करा दिया और एक ही साल में 2 क्वेश्चन डालवा दिए इन्होंने। करो होमवर्क करो। उसके बाद में क्या है, LCR देखो यहाँ रेजोनेंस कहा गया है, द करंट एंड वोल्टेजेस हैव फेज डिफरेंस ऑफ। तो भाई देखो यहाँ पर क्या होता है, tan phi was XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R। तो रेजोनेंस जब होता है, जब रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस में XL इक्वल टू XC होता है, तो tan phi की वैल्यू भाई आ गई 0, मतलब phi की आने वाली वैल्यू 0, गॉट इट। तो phi की वैल्यू यहाँ पर 0 बनने वाली है। उसके बाद सर्किट हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ, L की वैल्यू 1 बताई गई है, कैरीज ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, ठीक है। टू प्रिवेंट द स्पार्किंग व्हेन सर्किट इज ब्रोकन, अ कैपेसिटर विच कैन विदड्रॉ 500 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस द स्विच। ओके, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ये क्या चीज़ बताई है अभी। withstand 500 वोल्ट। तो इसमें सर्किट हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी, ओके, तो 1 एम्पियर करंट पास होना चाहिए टू प्रिवेंट द स्पार्किंग व्हेन सर्किट इज ब्रेकन, द कैपेसिटर विच कैन विथस्टैंड 500 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस द स्विच, अक्रॉस द स्विच। इससे फायदा क्या होगा, तो स्विच के अक्रॉस मतलब इंडक्टर, तो यहाँ अगर स्विच होता तो स्विच के अक्रॉस इन्होंने कैपेसिटर, मतलब ये दोनों सीरीज में ही डलवा दिए है और 500 वोल्ट को विथस्टैंड करना है, मतलब V इज इक्वल टू आई जेड करवा दो, 500 इज इक्वल टू आई की वैल्यू 1 ले लेता हूँ और Z का मतलब रूट ऑफ, अभी दोनों ही है तो XL माइनस XC का ब्रैकेट स्क्वायर करवा देता हूँ, ठीक है। तो स्क्वायर रूट निकलवा देते हैं, तो XL माइनस XC की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 500 आ जाएगा। कर सकते हैं ऐसा, XL इज फ्रिक्वेंसी भी तो नहीं दिया है यहाँ पर, फ्रिक्वेंसी भी तो नहीं दिया है। Prevent the sparking when circuit is broken, a capacitor can withstand, okay, across the switch, what is the minimum value of capacitance, नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है क्या चीज़ है।
पार्किंग रोकना है। एलसी क्या पैरेलल में नहीं, 500 होल्ट विथस्टैंड कर सकता है। तो एक्स एल माइनस एक्स, तो इन मुझे तो ये भी नहीं दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ एक बार इसका क्या सोल्यूशन है। क्या बताया भाई? मतलब वो सवाल जो है अभी तक क्लिक नहीं हो पा रहा है, सवाल ही जो है क्लिक नहीं हो पा रहा है। ओ अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, ये तो बहुत सिंपल था। अच्छा ये बहुत सिंपल था, लेकिन अभी भी थोड़ा सा है ना, जो जिस मोड पे काम कर रहे हो उसमें सोचने का वक्त ही नहीं मिलता है। इन्होंने कहा है कि भाई इंडक्टर लगवा दिया, कैपेसिटर लगवा दिया, जब स्विच ऑफ होता है तो शायद स्पार्क हो सकता है। तो स्पार्क होने के लिए जो इंडक्टर जो एनर्जी रिलीज़ करने वाला है वो किसी ने कैप्चर करना चाहिए। क्या होना चाहिए? देखो, अगर ये इंडक्टर है और यहाँ पर मान लीजिए कैपेसिटर मतलब स्विच है, बैटरी या स्विच जैसे भी हो, बैटरी और स्विच जैसे भी होगा। तो मान लीजिए बैटरी है, एसी की जगह पर यहाँ पर डीसी डलवा दिया मैंने मानने के लिए, समझने के लिए, और ये स्विच है। तो जब ये करंट, ये स्विच ऑन था, तो जब हम लोग इसको ऑफ कर देते तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर मोमेंट पर एकदम से हाई वोल्टेज चेंज हो जाता है, फ्लक्चुएशन होता है। तो इन्होंने कैपेसिटर यहाँ पर डलवा दिया इसको बैलेंस करने के लिए, ऐसा मुझे लग रहा है, ये मेरा मानना है, ऐसा कुछ किया है इन्होंने। ठीक है, तो अगर ऐसे कुछ है तो इनका यह कहना है कि भाई इंडक्टर ने जो एनर्जी रिलीज करना है वो कैपेसिटर ने लेना है, और कैपेसिटर ने इतना वोल्टेज विथस्टैंड करना चाहिए। ऑल ऑफ सडन अगर जब करंट चेंज होता है तो डेफिनेटली आपने इंडक्टर में लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ऑल ऑफ सडन ये वोल्टेज डेवलप करता है। जब हम लोग स्विच ऑन या फिर ऑफ करते हैं तो इंडक्टर क्या करता है, अपोज करने के लिए सेल्फ इंड्यूस्ड करता है, एक सेल्फ ईएमएफ इंड्यूस्ड करता है। तो उसकी वजह से इसने जो एनर्जी स्टोर किया है वो जब रिलीज करने वाला है तो कैपेसिटर ने उसको लेना चाहिए खुद की तरफ। तो L की वैल्यू है भाई 1 हेनरी, करंट की वैल्यू है 1, तो कैपेसिटर इनटू वोल्टेज है 500, तो इसका स्क्वायर करवा देते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखो कितना होगा, 25 10 पावर 4 आ जाएगा। तो C इज इक्वल टू 400 आना चाहिए। क्या कर रहा हूँ मैं, कैपेसिटर -4 हो गया ना भाई। तो C इज इक्वल टू, हाँ कर सकते हैं इसे, 100 डिवाइडेड बाई 25, 10 रेस टू पावर 6 हो गया, 4 10 रेस टू पावर -6 हो गया, 4 10 पावर -6 हो गया, 4 10 पावर -6 ये हो सकता। थोड़ा अलग है, एनर्जी कॉन्जर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो बच्चों क्या है, चलो पहले ग्राफ कर लो। अभी इम्पिडेंस वाला ग्राफ आपने देखा था, इम्पिडेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ये ग्राफ आ गया है ना। इंडक्टर ऑफ 0.5 मिली हेनरी एल दिया है, कैपेसिटर सी दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, आर कनेक्टेड इन अ सीरीज अक्रॉस 220 वोल्ट। इफ करंट इज इन फेज विद द ईएमएफ, अच्छा करंट इज इन फेज विद द ईएमएफ, द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट इज √x। तो भाई देखो करंट इज इन फेज बोला है, करंट इज इन फेज मतलब 50, मतलब ये जो है बात हो रही है यहाँ पर जो बात हो रही है वो XL इक्वल टू XC की हो रही है। तो भाई I मैक्स की वैल्यू जो होती है वो वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ही होगा। वोल्टेज दिया है 220, और रेजिस्टेंस इसका जो था वो था 20 ओम, ये आना चाहिए 11। इन अच्छा करंट इज इन फेज विद द ईएमएफ √x। ये भाई क्या है और चीज़, is in series with 220 volt if the current is in phase with the EMF।
तो जब करंट और ईएमएफ फेज में होते हैं तो एलसीआर सीरीज में जब ये फेज में आते हैं, फेज में तो रजिस्टर ही काम करता है। तो जब रजिस्टर काम करता है इसका मतलब इंडक्टर कैपेसिटर का जो अक्रॉस का ये होगा, मतलब दैट विल बी ऑब्वियसली ये निकल जाएगा। तो क्या होना चाहिए अभी, मैक्सिमम करंट पूछा गया, आई मैक्स तो वी नॉट बाय आना चाहिए था, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट ने मेजर किया है तो ये वी नॉट को 220 डिवाइडेड बाय √2 कर पाते थे। और आर की वैल्यू अगर लूँ मैं, आर की वैल्यू अगर लूँ तो ये 20 है, तो इसको अगर बात करें और ये √2 था और 20 का अंदर स्क्वायर करवा देता हूँ 400, ये आना चाहिए। दिस इज़ वी आर एम एस। तो आई मैक्स के लिए हमारे पास था वी नॉट बाय आर, ये जो था पीक वैल्यू था, पीक वैल्यू था ये। तो पीक वैल्यू आर एम एस से पीक वैल्यू कैसे मिल पाए, तो भाई वी आर एम एस वी नॉट बाय √2। क्या कर रहा हूँ मैं यार, गलत हो गया ये तो। आई मैक्स वी बाय आर, मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, मतलब इनको पीक वैल्यू तो चाहिए लेकिन मेजरमेंट के हिसाब से चाहिए। तो भाई वी आर एम एस बाय आर तो करेक्ट ही था। ऐसे नहीं होगा, आई मैक्स इज वी नॉट बाय अगर कर लेते हैं 220 वोल्ट सोर्स, तो 220 वोल्ट आर एम एस वैल्यू है। टू 20 वोल्ट आर एम एस वैल्यू, ये भी गलत हो रहा है यहाँ पर। इतनी सारी चीज़ें अभी करवा के कैसे लिया जाए भाई, देख लेता हूँ इसको, इनका क्या कहना क्या है भाई का। 28 तो Z इक्वल टू तो R चल रहा है, तो इसको अगर इतना करने से बेहतर, थोड़ा आप भी दिमाग लगाओ, देखो ऐसे नहीं है, मैं यहाँ पर जो आपको इंस्टेंटली हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो सकता है कि RMS वैल्यू 220 वोल्ट है, तो IRMS कैन बी इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाय R होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर करंट इज इन फेज विथ EMF बताया, तो इन फेज है मतलब फाई की वैल्यू 0 है, मतलब XL इक्वल टू XC होना चाहिए, तो Z की वैल्यू R ही बनती है। तो 220 डिवाइडेड बाय Z की वैल्यू है भाई इनकी, तो ये आ गया 11 IRMS। तो I नॉट कैन बी इक्वल टू, हाँ, IRMS √2, IRMS वॉज I नॉट बाई √2, है ना। थोड़ा सा कुछ सॉल्व करने में हमारा गलत हो गया होगा, मतलब उस स्टेप से भी आना चाहिए आंसर। तो 11 √2, 11 को अंदर डाल देते हैं, 11 का स्क्वायर 242, कुछ तो थोड़ा सा गलत हो गया वहाँ पे। चलो इसके बाद देखो बच्चों,
इन LCR सर्किट इफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, तो क्या होगा? देखो कैपेसिटर के बारे में बात करूँ तो अभी इसको आपको नोट डाउन करना, आपको निकालना, मैं सिर्फ हिंट दे दूँ। XC वॉज 1/ωc, XL वॉज ωL, रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट है और Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। तो भाई इसका तो ग्राफ ही पढ़ लिया आपने, टोटल इम्पिडेंस का अभी ग्राफ, इसके पहले ही हम लोगों ने ग्राफ देख लिया है ना। तो Z पर बता सकते हैं आप क्या होगा। तो जैसे ओमेगा की वैल्यू, एंगुलर फ्रिक्वेंसी मतलब ओमेगा ग्रेजुअली इंक्रीजेस, जब इंक्रीज होता है तो ये इंक्रीज हुआ तो ये वैल्यू कम होने वाली है, ये वैल्यू बढ़ने वाली है, इस पर नो इफेक्ट, नो चेंज क्योंकि रजिस्टर है तो नो चेंज, है ना। कर सकते हो आप इसको, आप एक बार देख लो, प्रैक्टिस के लिए देखो, होमवर्क, ये होमवर्क। उसके बाद में इन LCR द इंडक्टेंस चेंज फ्रॉम L to 9L, फॉर द सेम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर शुड चेंज। देखो भाई फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का 1/2π√LC है, तो अगर मुझे उतना ही फ्रीक्वेंसी देना हो तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, अगर L की वैल्यू मैं 9L तक चेंज करूँ, फ्रॉम L to 9L चेंज करना है, सो फॉर सेम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या मैं कैपेसिटर्स को डिवाइड बाय 9 करनी दूँ? तो हो सकता है ना, यहाँ पर हो सकता है, तो मैं कैपेसिटी C/9 कर दूंगा ताकि फ्रीक्वेंसी वही वापस से मिल जाए। ओके, कर सकते हैं ये, तो भी आंसर आना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, अभी क्या है देखो, LCR इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब ये XL की वैल्यू दी है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC बताया है। देखो अभी XL और XC की दोनों की वैल्यू सेम है, तो Z की वैल्यू भाई R ही होनी चाहिए, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। Z की वैल्यू R मतलब 40 होना चाहिए। ओके, उसके बाद में Q वैल्यू शार्पनेस, ये लास्ट चीज़ें है यहाँ पर देखिए। तो जो हमारा ग्राफ था, कौन सा ग्राफ था, अभी आपने देखा है कि जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होता है तो करंट की वैल्यू बढ़ती है और फिर घटती है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर ये सारी चीज़ें चलती है, रेजोनेंस पर ये सारी चीज़ें चलती है। तो अभी इस ग्राफ में क्या होगा ना बच्चों, देखो ये है पीक वैल्यू, और जब पावर हाफ हो जाता है, पावर आधा हो जाता है, तो I0/√2 जब लेते हैं तो इसको यहाँ से अगर कट करवा दिए इस ग्राफ को, तो दो जगह पर देखो, ये कौन है, I0/√2 मतलब 0.707 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, ये जो बता रहे हैं। तो मैक्सिमम से 0.707 नीचे आ गए। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को देखो तो इस ग्राफ में दो जगह पर ये कट कर रहा है। तो ये लोअर बैंड फ्रीक्वेंसी, ये हाइयर बैंड फ्रीक्वेंसी, और ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी थी, यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी। ठीक है, पहले एक ही ग्राफ पे पढ़ लो। तो बैंडविड्थ जो है, ये बैंडविड्थ कहा जाएगा। देखो क्या होगा, इसमें आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, कैसे पढ़ लिया है, ω2 माइनस ω/r, इसको डेल्टा ω/r माइनस ω1, इसको डेल्टा ω, और इन दोनों का डिफरेंस करवा दे तो ट्वाइस डेल्टा ω, इसको कहा जाता है बैंडविड्थ। अभी क्वालिटी वैल्यू जो है ये इसकी शार्पनेस पर डिपेंड होती है, कि शार्पनेस मतलब ये जो पीक चल रहा है ये शार्प कितना है, तो उसको है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मतलब ω/r डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस। ये आ गया ω2 माइनस ω, स्ट्रेट फॉरवर्ड सम आता है, इस पर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा। या ω/r डिवाइड बाय ट्वाइस डेल्टा ω मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय बैंडविड्थ, ये एक पार्ट है। ये मैंने यहाँ पर एडिशनल स्ट्रक्चर डलवा दिया है, Q वैल्यू इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय XL या फिर XC, कोई भी लो, रेजोनेंस पर लेना है, XL या फिर XC रेजोनेंस पर लेना है, उसको डिवाइड बाय R करना है। जैसे मैंने यहाँ पर एक सॉल्व करा के दिया, जैसे 1/r, और XL की वैल्यू रेजोनेंस पर अगर बात करें तो ω/L होने वाली है, लेकिन ओमेगा रेजोनेंस का जो था 1/√LC था, रेजोनेंस वाला ओमेगा 1/√LC था। L/R 1/√LC, इसको सॉल्व कर दो 1/√L/C। ये सिर्फ एडिशनल दिया है, XC एट रेजोनेंस 1/ωc, और ये R ωc 1/√LC, तो इसको सॉल्व करा दो, दोनों में रिजल्ट एक ही होने वाला है। जिसका रेजिस्टेंस जितना कम होने वाला है, जितना रेजिस्टेंस कम उतना Q वैल्यू बढ़ने वाला है, उतना शार्पनेस बढ़ने वाला है। तो देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस 5 ओम है तो शार्पनेस ज़्यादा है, मतलब पीक अलग है, और जैसे रेजिस्टेंस बढ़ गया ये नीचे आ गया, रेजिस्टेंस और बढ़ गया और नीचे आ गया, तो इसका शार्पनेस यहाँ पर घटता है विथ रिस्पेक्ट टू दैट रेजिस्टेंस। फिर यहाँ पर और सवाल देखिए, इन सर्किट शोन इन द रेशो ऑफ क्वालिटी फैक्टर एंड बैंडविड्थ इज, ठीक है, क्वालिटी फैक्टर एंड बैंडविड्थ क्या कर सकते हैं,
रेशियो ऑफ क्वालिटी फैक्टर एंड बैंडविड्थ। तो क्वालिटी फैक्टर के लिए, हाँ, तो ओमेगा आर निकालो ना। देखो इट वाज ओमेगा आर डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ वाज डेल्टा ओमेगा, ये हो सकता है। तो क्वालिटी फैक्टर डिवाइडेड बाय अगर डेल्टा ओमेगा करना है मुझे, तो ओमेगा आर बाय डेल्टा ओमेगा इंटू डेल्टा ओमेगा, तो डेल्टा ओमेगा का स्क्वायर आने वाला है यहाँ पर। अच्छा, रेशियो ऑफ क्वालिटी फैक्टर, तो क्यू वैल्यू बच्चों कितना होता है यहाँ पर क्वालिटी फैक्टर अगर बात करें तो 1/r√L/c आता। ओके, सी आता। चलो इतना तो कर लेता हूँ मैं। एंड बैंडविड्थ ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा, नहीं उसको कैसे निकाले, करके देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1/r10√L/c -6, so q is equal to 1/10 1/9 10⁻⁻⁶ 3 10⁻⁻3 तो 10⁻⁻2 100/3, ये क्यू वैल्यू आती। लेकिन रेशियो ऑफ क्वालिटी फैक्टर एंड बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ और कैसे निकाला जाए? तो बैंडविड्थ कैन बी Q divided by, कैन बी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय Q वैल्यू हो सकता है। ठीक है, तो पहले बैंडविड्थ भी निकाल देता हूँ मैं। बैंडविड्थ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा आर बाय क्वालिटी वैल्यू कर देता हूँ पहले। तो ओमेगा आर की वैल्यू 1/√LC हो सकता है, तो 1/√LC। तो इतना सॉल्व करने से बेटर मुझे कुछ चीज़ें लग रही है, तो ऐसे रख देता हूँ मैं। बैंडविड्थ का मतलब ये हो सकता है ओमेगा बाय रूट, और ये क्यू वैल्यू। ओके, तो लास्ट में अभी हम लोग करते हैं, इनको क्या चाहिए, क्वालिटी फैक्टर डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। तो क्वालिटी फैक्टर वैसे डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ अगर करना है तो डिवाइड बाय बैंडविड्थ करना है, तो ये आ जाएगा √LC और ये मल्टीप्लाई बाय Q, तो Q² √LC। तो Q² मतलब Q का मतलब 1/r है ना, √L/c, उसका स्क्वायर इंटू √LC, तो इसका मतलब 1/r² L/c इंटू √LC। इतनी सारी चीज़ें क्या करना पड़ रहा है। चलो ठीक है, ये भी बेहतर था एक्चुअल में देखा जाए तो। चलो यही ले लेते हैं। तो Q² √LC, तो Q की वैल्यू बच्चों मुझे 100/3 मिल चुकी है। तो 100 बाय मतलब उसका स्क्वायर, 100 का मतलब स्क्वायर 10⁻⁴ और यहाँ पर 9, और √LC अगर बात करें तो √LC L और C की बारे में बात करें तो L 3 और C 27 10⁻⁻⁶। मतलब ये 9 हो गया, तो 9 कट होकर 10 ही बचेगा। अरे बाप रे, शायद और कुछ तरीका होगा। मैं शायद बहुत लंबा जा रहा हूँ इसमें, इरेज करा देता हूँ एक बार। ये इतना करने की ज़रूरत है? चलो ठीक है, इतना टाइम भी नहीं है यार। तो अगर इसकी शॉर्टकट और कुछ हो पाए Q बाय बैंडविड्थ, तो ये यही फार्मूला यही से होगा।
करना है तो यहीं से होगा। क्यू बाय बैंडविड्थ पूछा गया, ऑड ही पूछा गया, क्यू बाय बैंडविड्थ। तो क्यू बाय बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ मैंने यहाँ से लाया, यहाँ से मैंने बैंडविड्थ को उठाया, ओमेगा आर बाई क्यू, ये ले लिया मैंने। अच्छा ये कहाँ से लाया, तो भाई देखो क्यू वॉज रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी बाय बैंडविड्थ, ठीक है, ओमेगा आर रेजोनेंट एंगुलर फ्रिक्वेंसी बाय बैंडविड्थ चलता है, रेजोनेंट एंगुलर फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी डिवाइड बाय क्यू कर दिया मैंने। इतनी सारी चीज़ें हैं, चलो ठीक है, ये आ गया। तो ये आंसर सही है क्या, ये आंसर सही है क्या, जो हमारा 10 सेकंड मिला है ये आंसर सही है क्या? ठीक है, इसका आंसर मैंने 10 सेकंड निकाल दिया, तो देख लो एक बार। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस आर इन सीरीज विद कैपेसिटर सी कनेक्टेड टू एसी वोल्टेज फिक्स वोल्टेज बट वेरिएबल एंगल। हाँ ये तो आप कर सकते हो, एज अ होमवर्क ले लो। अभी इसके पहले ऐसा सवाल हमने कर लिया, ऑलरेडी हमने कर लिया है। एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 2 माइक्रो हेनरी connected in series with resistance of variable capacitor and an AC source of frequency 5 kilohertz. Okay. Value of capacitance for which maximum current is drawn into circuit is 1 by x. F का मतलब, अच्छा value of capacitance, where the value of x is in series with a resistance and a variable capacitor and तो जब वैल्यू मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, तो एक्स एल इक्वल टू एक्स ही होना चाहिए, मतलब ओमेगा एल मस्ट बी इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी। तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी वाली बात हो रही है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी वाली बात हो रही है। तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी 5 किलो हर्ट्स, 1 बाय रूट ऑफ एल की वैल्यू है भाई 2 माइक्रो हेनरी, और सी की वैल्यू इन्होंने पूछा है, तो इसको स्क्वायरिंग करवा दो और इधर ला लो, तो 2 10 पावर -6 इंटू सी, और ये भाई नीचे चला गया स्क्वायरिंग करने के बाद में 25 10 पावर 6 आ गया, 10 पावर 6 आ गया। तो C इज इक्वल टू 50 1 बाय 50 किलो 2 माइक्रो हेनरी, राइट। यहाँ पर 2 पाई होना चाहिए भैया फ्रीक्वेंसी का, इंटू 2 पाई, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 पाई होना चाहिए था, तो ये वापस से कर देता हूँ, गड़बड़ हो रहा है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। एक्स एल इक्वल टू एक्स ही, कॉन्सेप्ट तो समझ लो, एक्स एल इक्वल टू एक्स ही है ना। तो इसका रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी मिल गया 1 बाई 2 पाई रूट एल सी। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, एफ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई स्क्वायर, एल सी डाल देता हूँ, तो सी इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों, सी इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बाय 4 पाई स्क्वायर एल, और ये एफ आर का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 बाय 4 पाई स्क्वायर का मतलब इन्होंने 10 बोला है, तो 4 इंटू 10 इंटू इंडक्टर की वैल्यू है 2 माइक्रो हेनरी, और रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है 5 किलो हर्ट्स, तो 5 किलो हर्ट्स 5 10 पावर 3 इसका स्क्वायर, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय 8 10 रेज़ टू पावर, ये बन गया बच्चों, हाँ चलो ठीक है, 10 पावर -6 ही कर देता हूँ, ये 25 इंटू ये 10 पावर 6 हो गया, तो ये कैंसिलेशन हो गया यहाँ पर, फिर भी नहीं आ रहा है, +6 है या -6 है, तो गया, तो 1 बाय हाँ चलो ठीक है आ गया, 1 बाय 2000 राइट। तो उन्होंने 1 बाय एक्स ही पूछा है, तो x की वैल्यू 2000 आने वाली है, x की वैल्यू 2000 आने वाली है। ये सवाल आप होमवर्क करो, 46 ऑलरेडी शायद हो चुका है।
उसके बाद में एवरेज पावर से रिलेट कराते हैं, एवरेज पावर से। तो एवरेज पावर में आपको ना ये कॉस फाई की वैल्यू कैसे निकालते आएगी, इसके पहले ऑलरेडी हमने जो इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर का लिया है कॉम्बिनेशन, तो उस कॉम्बिनेशन में हमने जिसका इस्तेमाल किया था फेजर डायग्राम का, उसका इस्तेमाल करके फाई निकालना है। अगर मैं प्योर इंडक्टर लेता हूँ तो कॉस फाई की वैल्यू 0 थी, प्योर कैपेसिटर लेता हूँ तो कॉस फाई की वैल्यू 0 थी, लेकिन प्योर रजिस्टर लेता हूँ तो कॉस फाई की वैल्यू 1 थी। लेकिन बाकी कॉम्बिनेशन में आपको फाई निकालते आएगा, टेन फाई निकालते आएगा, तो टेन फाई से कॉस फाई भी निकालते आ सकता है। तो एवरेज पावर इज ERMS IRMS इंटू कॉस फाई, या फिर लिख सकते हैं आप इसको ERMS की जगह पर E0/√2 I0/√2 और ये कॉस फाई, मतलब दिस कैन ऑल्सो बी E0 I0 डिवाइडेड बाई 2 कॉस फाई, ये भी हो सकता है अगर पीक वैल्यू अगर आपको पता हो तो। उसके अलावा ERMS की जगह पर देखो, ERMS की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, तो ERMS इज इक्वल टू IRMS इंटू Z, ये भी हो सकता है। इसका इस्तेमाल अगर करें तो IRMS की जगह पर ERMS/Z करवा दो, ये आएगा। या फिर ERMS की जगह पर IRMS/Z यहाँ लिख दो, तो IRMS² Z cos फाई आ जाएगा। cos फाई कैन बी इक्वल टू R/Z पावर फैक्टर। ये कहाँ से आया, ये पुराने वाले जो फॉर्मूले थे, जैसे कि मान लीजिए XL माइनस XA, मान लीजिए ये है, मान लीजिए R है, तो भाई देखो ये Z होता था, है ना, ये फाई होता था, तो cos फाई अगर मुझे करना है तो ये R/Z, गॉट इट। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं डाला है, एज एन एग्जाम्पल अगर डालूँ तो ऐसे आ सकता है, cos फाई इक्वल टू R/Z हो सकता है। ओके, चलो ठीक है। अभी देखो क्या पूछा है इसमें सवाल जो है, हाँ, इन एन AC सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस V एंड करंट I आर गिवन बाय, ओके, तो दोनों तरफ साइन है। अब दोनों वोल्टेज और करंट में अगर आप देखोगे तो फाई की वैल्यू देखें तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, इन दोनों का डिफरेंस करवा दो भाई, π/3 आने वाला है, ठीक है। तो अभी पूछा है पावर डिसिपेशन, तो एवरेज पावर, अभी देखिए RMS वैल्यू पर काम किया, उससे बेटर E0 I0/2 cos फाई भी कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर शॉर्टकट बना के दिया, E0 I0/2 cos फाई भी लिख सकते हैं, ठीक है, यह आ गया। तो उसके बाद E0 कितना है, 100 है, I0 कितना है, 100 है, डिवाइडेड बाई 2, और cos कितना है बच्चों, π/3। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर हो रही है, इन्होंने क्या किया, यहाँ वोल्टेज भी दिया और यहाँ मिली एम्पियर दिया। तो जब मिली दिया है तो मिली का करंट जो है देखो करंट जो है इसका 10⁻³ मुझे लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मिली एम्पियर है, तो मिली एम्पियर का 10⁻³ मैंने यहाँ लिखना चाहिए, तो जो बाहर निकाल दिया। तो बच्चों ये कितना हुआ, ये 10⁻4/2 cos π/3 तो cos 60 हो गया, cos 60 1/2, ये 10⁻³ तो देखो ये आ गया 10 डिवाइडेड बाई 2, 10 डिवाइडेड बाई 4, 2.5 वाट आना चाहिए, 2.5 वाट। ओके, अभी कितना बचा है, यस, उसके आगे देखो ये थोड़ा एक एक्स्ट्रा पार्ट है, आप यहाँ से आगे रुक भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्स्ट्रा वाला ही पार्ट है, एक्स्ट्रा वाला सेक्शन है, यहाँ पर रोक दिया तो भी चलेगा, यहाँ से आगे एक्स्ट्रा में मतलब CET के लिए इम्पॉर्टेंट इतना नहीं होगा। तो अगर मैं LCR पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन ले लूँ तो मोस्टली इंडक्टर के साथ में रजिस्टर लगाया जाता है सीरीज में, क्योंकि वो कॉइल होता है और कॉइल का खुद का रजिस्टेंस होता है, और कैपेसिटर डाल दिया। तो इसमें जो होगा बच्चों, बिकॉज दिस इज एडिशनल टर्म, आप नोट डाउन करो, ये एडिशनल टर्म है यहाँ पर। तो देखो क्या होता है इसमें, इन दोनों में ना वोल्टेज सेम होता है सॉरी इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम होता है। तो अगर वोल्टेज सेम होता है तो वोल्टेज को एक्स एक्सिस पर डाल दो। देखो इन पैरेलल सर्किट वोल्टेज इज सेम, सो प्लॉट इट अलोंग एक्स एक्सिस। उसके बाद में जो आप उस ग्राफ पर जाओ, वापस से सारे ग्राफ्स पर जाओ, और अगर आप नोट करते हो तो वोल्टेज अगर यहाँ पर है तो कैपेसिटर में देखो क्या होता था, कौन लीड करता था कैपेसिटर में, करंट लीड करता था, करंट को वाई एक्सिस पर डाल दिया। वोल्टेज एक्स एक्सिस पर है तो कौन लैग करता था, देखो करंट। करंट देखो इंडक्टर में क्या होता था भाई, देखो
इंडक्टर की डायग्राम, इंडक्टर वाला जो, अगर इंडक्टर की डायग्राम मैं यहाँ पर निकाल के दिखा दूँ तो ये वोल्टेज था और ये करंट था, गॉट इट, इंडक्टर में। तो अगर मैं वोल्टेज को यहाँ एक्स एक्सिस पर डाल दूँ तो करंट नीचे आ गया IL, तो देखो इंडक्टर का करंट नीचे आ गया। लेकिन कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर में हमने यहाँ पर कैपेसिटर का वोल्टेज ले लिया था और कैपेसिटर का करंट यहाँ आया था। अभी अगर मैं कैपेसिटर का वोल्टेज एक्स एक्सिस पर डालता हूँ तो वाई एक्सिस पर IC आ जाएगा, ये आ गया, देखो है IC। तो उस हिसाब से बात करें यहाँ पर तो करंट IC, करंट IL और रजिस्टर है तीसरा, तो रजिस्टर में का करंट IR डाल दिया मैंने। वोल्टेज एक्स एक्सिस पर यहाँ पर रखना है। तो इनमें अभी देखो क्या होगा, इनमें रिजल्टेंट IC IL, तो IC माइनस IL और ये करंट IR, बस वही चीज़ें चल रही है, सिर्फ वोल्टेज की जगह पर करंट आ चुका है। तो I इक्वल टू रूट IR स्क्वायर प्लस IC माइनस IL स्क्वायर, tan पाई इक्वल टू IC माइनस IL डिवाइडेड बाई IR, ये इतनी चीज़ है। रेजोनेंस जब होता है तो रेजोनेंस पर डायरेक्टली आपको लर्न करना है ओमेगा R 1 बाय रूट LC R स्क्वायर बाय L स्क्वायर माइनस में डालना है। अगर मान लीजिए आपको अगर पूछा जाए ओनली फॉर LC तो ओमेगा R इक्वल टू 1 बाय रूट LC दे दो, ये नहीं करना है आपको। ये एक तरीके का रिजेक्टर सर्किट होता है और ये रिजेक्टर सर्किट क्या करता है, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कराता है। कैसे ब्लॉक कराता है, क्योंकि जब रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस पे करंट की वैल्यू यहाँ पर सबसे कम होने वाली है, रेजोनेंस में सबसे वैल्यू कम होने वाली है, क्योंकि IC इक्वल टू IL होने वाला है। IC इक्वल टू अगर IL होता है तो ये 0 हो जाएगा और करंट की वैल्यू सबसे कम होने वाली है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये एडिशनल पार्ट है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको CET के लिए करने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर चोक कॉइल है। चोक कॉइल किस तरीके से होता है, चोक कॉइल में इंडक्टर भी होता है और रजिस्टर भी होता है, इंडक्टर और रजिस्टर दोनों होते हैं। ये चोक कॉइल वाला कॉन्सेप्ट है, इंडक्टर और रजिस्टर दोनों होते हैं। सिर्फ चोक कॉइल में क्या किया जाता है, इंडक्टर की वैल्यू बढ़ाई जाती है और रजिस्टर की वैल्यू घटाई जाती है, ताकि क्या हो, इनका जो रिजल्टेंट होता है Z, इनका जो रिजल्टेंट होता है Z, ये इसका एंगल फाई क्लोजर टू 90 डिग्री जाए। रजिस्टेंस घटा दो, इंडक्टर बढ़ा दो, तो इससे क्या होगा, इनका जो Z वैल्यू होगा वो कुछ इस तरीके से मैनेज होगा कि जो फाई फेज मिल रहा है दैट फाई इज क्लोजर टू 90। तो क्लोजर टू 90 से क्या बेनिफिट मिल रहा है, तो देखो R की वैल्यू घटा दी, ओमेगा L की वैल्यू बढ़ा दी, तो ओमेगा L आ गया। कॉस फाई इक्वल टू R बाई Z था, तो Z की वैल्यू तो ओमेगा L हो गई है। R की वैल्यू कम है, ओमेगा L की वैल्यू ज़्यादा है, तो कॉस की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 तक आ जाती है, कॉस फाई इज़ वेरी वेरी स्मॉल आ जाता है। तो इससे बेनिफिट ये हो जाता है कि आपका जो एवरेज पावर था, जो कि आपने ERMS IRMS और कॉस फाई लिया था, तो जितना कॉस फाई कम होगा उतना पावर का लॉस कम होने वाला है। तो जो चोक कॉइल होती है उसमें रजिस्टर घटाते हैं, इंडक्टर्स बढ़ाते हैं, ताकि कॉस फाई की वैल्यू घटे और जो पावर लॉस हो रहा है वो कम से कम हो। ठीक है बच्चों, चलो यहाँ पर रोक देते हैं। थैंक यू वेरी मच।